वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? सभी का वेलकम है, सभी का अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मल्टी माइंड लर्निंग पर। देखिए, आज आपको फेस मेरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फेस अभी यहाँ से जो है वो डिसअपियर है, गायब है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में। 9 बजे की क्लास रखी गई थी, शेड्यूल रखा गया था, बट लाइव आने में 9:08 पर मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूँ। तो चले एक बार सभी लोग जो है फटाफट लाइव आ जाएं उसके बाद, ताकि हम लोग क्लास को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शुरू कर सकें। तो चलिए सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी जो है बिल्कुल यहाँ पर क्लास की शुरुआत हो गई है और कुछ लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हुए हैं। तो जरा सा एक बार सभी के बारे में जान लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर। गोलू जी हैं, प्रज्ञा हैं और प्रतिभा हैं और बिल्कुल प्रियंका यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिना भी जुड़ी हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, शुभ संध्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल आपके बीच में है। अभी मेरा फेस नहीं दिखाई पड़ेगा, आने वाले समय में मेरा फेस भी दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आज पहला सवाल आपके बीच में यहाँ पर जा रहा है। पहली बात तो आप ये मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी प्रॉपर वॉइस मिल रही कि नहीं मिल रही। सभी लोग प्लीज़ एक बार बताएं, क्या आपको प्रॉपर वॉइस मिल रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे बताने का प्रयास करें। सभी लोग जितने लोग यहाँ पर हैं उनसे एक बार अनुरोध है, एक बार निवेदन है कि प्लीज़ आप मुझे बताने का प्रयास करें क्या आपको मेरी वॉइस मिल रही है। फटाफट सभी लोगों से निवेदन है, एक बार प्लीज़ बताएं आप सभी लोग, क्या मेरी वॉइस, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? अगर आवाज़ मिल रही है तो फिर क्लास की शुरुआत कर दिया जाए, है ना, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं और 40 सवालों की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक कवर कराने आए हैं वो है आपका 1857 की क्रांति, जैसा कि आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलें क्लास की शुरुआत जो है आई थिंक हो गई है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं यहाँ पर कि क्या सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या सब कुछ क्लियर है, वॉइस मिले आपको? एक बार बताने का प्रयास करें आप लोग। हाँ, ओके। तो चलिए ठीक है, अगर आपको आवाज़ मिल रही तो अब आप इसका आंसर करें। पहला सवाल यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। अब आपके सामने विकल्प आपका दिया हुआ है। क्या नंबर 1 नवंबर 1856 में है, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में और फरवरी 1857 में। तो पहली बात तो ये है कि वास्तव में सही विकल्प क्या हो जाएगा। प्रज्ञा जी आप फटाफट बताएं आप लोग। देखिए, अगर सवाल को आप जल्दी से एक बार रिप्लाई करें, देखिए एक बार समझिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दिसंबर 1856। क्यों दिसंबर 1856 हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जब लॉर्ड कैनिंग भारत का जो लॉर्ड कैनिंग होता है, लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय होता है और लॉर्ड कैनिंग वास्तव में जो है अंतिम गवर्नर जनरल होता है। लॉर्ड कैनिंग क्या होता है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है, अंतिम गवर्नर जनरल होता है और जो है वो प्रथम वायसराय भी होता है, भारत का पहला वायसराय होता है। तो जब वो आया तो उसने क्या किया, उसके समय में पहले क्या होता था, पहले लॉर्ड कैनिंग के पहले जो है वो ब्राउन बेस गन एक बंदूक थी जिसको क्या बोलते थे, ब्राउन बेस बोलते थे। तो ब्राउन बेस गन जो है नामक बंदूक जो है सेना यूज करती थी। लेकिन बाद में उसने क्या किया, इस ब्राउन बेस गन के स्थान पर उसने इनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है शुरू किया और यही आगे चल करके आप जानते हैं कि यही इनफील्ड राइफल में जो प्रयुक्त कारतूस है वही बाद में 1857 की क्रांति का कारण बनती है। तो वनिता रानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। लेकिन ये आज इतिहास की क्लास यहाँ पर चल रही है वनिता रानी जी, बहुत जल्दी जो है वो अंग्रेजी की क्लास को भी शेड्यूल किया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पर। बिल्कुल अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम आपको अवधेश जी। आगे बढ़े, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, जरा देखिए। सवाल नंबर 2 आपके बीच में क्या बोलता है, कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। फटाफट आपके सामने विकल्प है, देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण। क्या हो जाएगा फटाफट बताएं। संख्या एक बार आप लोग थोड़ा सा शेयर भी करते रहिएगा क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है और संख्या बहुत कम है। तो सभी लोग एक बार रिप्लाई करने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण। तो क्या हो जाएगा बताएं फटाफट। यहाँ पर तात्कालिक कारण की बात करा है ना, तो एक बार जरा देखिए तात्कालिक कारण में क्या था। मैंने कहा तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण यहाँ पर था यानी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, कारतूसों का प्रयोग, ये आपका तात्कालिक कारण था। तो चर्बी युक्त कारतूसों में क्या था, जो मुस्लिम और जो हिंदू सैनिक थे
उनका कहना ये था कि वास्तव में जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन है, जो अंग्रेज है, वो वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करके हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उस कारतूस को भरने से पहले उसको काट करके, दांत से काट के उसको खोलना होता था। तो उनका कहना ये था कि वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर के वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो उनको ये संदेह था कि अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश दिया है, इसीलिए जो है बेटा, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए वो जो है उनका माना था। तो आपका विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन, बी हो जाएगा राइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाँ बिल्कुल, सी सैनिक असंतोष नहीं है यहाँ पर, सैनिक असंतोष नहीं। देखिए समझिएगा, यहाँ पर वास्तव में सैन्य असंतोष नहीं था वहां पर। यहाँ पर क्या, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि कई सारे कारण थे। उसमें एक लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी उसमें थी, उसके बाद उसके साथ साथ जो आर्थिक कारण होता है, आर्थिक कारण भी उसमें होता है, सामाजिक कारण भी उसमें होता है। सामाजिक कारण जब आपको याद होगा कि बिल्कुल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो सामाजिक सुधार किए थे, उसके कारण भी जो है विद्रोह के कारण असंतोष फैला था। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो आर्थिक शोषण हुआ था भारतीयों का, वो आर्थिक शोषण भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो आपका तात्कालिक कारण बोल रहा है वो यही है, गाय एवं जो है चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। और चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग का एक ही मतलब था कि लोगों को, हिंदू और मुसलमान जो सैनिक थे, उनको इसके अंदेशा था कि वास्तव में चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के माध्यम से वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है उसे जरा सा आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यहाँ पर सवाल आपके सामने चला है नेक्स्ट, और सवाल क्या है, सवाल थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बड़ा फटाफट, ए हो जाएगा बैरकपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा आपका दिया है यहाँ पर दिल्ली, और चौथा क्या है, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताया फटाफट, क्या हो जाएगा, इसको बताया क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने दिया है, बिल्कुल। नीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम, स्वागत है आपका। फटाफट सभी लोग बताएं एक बार क्या हो जाएगा। अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है। ए बी सी डी, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बिल्कुल नैना जी प्रणाम, स्वागत है आपका। तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप तो अच्छे प्रकार से आपको पता है कि मंगल पांडे जो है वो कहाँ से जुड़े हुए थे, वो वास्तव में बैरकपुर से जुड़े हुए थे। कहाँ से, बैरकपुर से जुड़े थे। और वो वास्तव में 34वीं एनआई का, क्या 34वीं एनआई का जो है क्या था, वो सैनिक था। और आपको ये भी पता है अच्छे प्रकार से कि वास्तव में मंगल पांडे जो है वो कहाँ से जुड़े हुए थे। अगर उनका मूल निवास स्थान माना जाए तो कहाँ के थे वो, आप कहेंगे सर वो गाजीपुर के थे, या फिर उनको कभी कभी बलिया, तो बलिया या गाजीपुर समझिएगा, बलिया या गाजीपुर के रहने वाले थे। और आपको ये भी मालूम है कि 29 मार्च को, क्या 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह की शुरुआत किया था। और वास्तव में 8 अप्रैल को क्या किया गया था, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी, कुल 11वें दिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने कैप्टन बाग की हत्या कर दिया था, कैप्टन बाग की हत्या किया था। और वास्तव में उन्होंने मेजर जो ह्यूरसन था, ह्यूरसन, या कई बार ये भी होता है कि उसको हम हेरसे भी बोलते हैं, क्या मेजर हेरसे बोलते हैं उसको, उसने क्या किया था, गोली मार दिया था। तो ये गोली खा गया था और यहाँ पर बाकी क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बैरकपुर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसको जरा आप लोग देखने का प्रयास करें। चलिए बता फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं, इसको आप जरा देखिए। चलिए फटाफट आप बताना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कह रहे 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अब ये सवाल देखिए बहुत सुंदर है, हो सकता है कि शायद मैंने इसको लिखाने में मिस कर दिया हो, लेकिन सवाल आपका आयोग ने पूछा हुआ है, बेहतरीन सवाल दिया है। क्या बोलता है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तो एक बात बहुत क्लियर देखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो है ना, ये बहादुर शाह का मतलब कौन, ये बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह सेकंड था, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और वास्तव में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेनापति था, इसका जो मेन सेनापति था वो कौन था, वो वास्तव में बख्त खां था। क्या था वो, बख्त खां था, बख्त खां। और ये बख्त खां जो था ना, वो वास्तव में मुख्य सेनापति था। दिल्ली का मुख्य सेनापति जो था वो कौन था, वो बख्त खां था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बख्त खां होता है ना, इसी को बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, ये साहब ए आलम बहादुर की का उपाधि दिया था। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि बहादुर शाह जफर को जो है नाना साहब ने क्या किया था,
बहादुर शाह जफर को नाना साहब ने सुल्तान घोषित कर दिया था, और नाना साहब ने बहादुर शाह का खुद को पेशवा घोषित किया था, मतलब उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था और बहादुर शाह जफर को सुल्तान घोषित कर दिया था। और कालांतर में बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से, और बाद में उनको रंगून भेजकर काला पानी दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मकबरे को जो उनका मकबरा है, उनके मकबरे को कहते हैं लाल किला। और इस लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? बोलेंगे सर बहादुर शाह जफर की बेटी रोमा आरा ने करवाया था। और ये रोमा आरा ने इस लाल किले का निर्माण कहां पर करवाया था? रंगून में करवाया था। तो कहने का मतलब आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल प्रियांशु महाराज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 का बिल्कुल सी हो जाएगा पूजा पाल जी, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चल रहा है और क्या हो जाएगा जरा इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, बढ़िया सवाल है, फटाफट करते हैं हम लोग। बढ़िया सवाल है, इसको चलने बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आप देखिए यहाँ पर दिया जन आक्रोश था, या फिर ये जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य नीति थी। बहुत सही सवाल है, क्या हो जाएगा बताएं। सुंदर सा सवाल है, पढ़ा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बस इसको फटाफट आप बताइए क्या हो जाएगा। कह रहे हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरीज, या फिर मिशनरी का प्रबंध, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, तो अब एक बात जरा देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, उसमें आपका जन आक्रोश नहीं होगा, वो प्रमुख कारण नहीं था। मेन कारण क्या था कि वास्तव में जन आक्रोश फैला क्यों था? तो फैला था वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य नीति के कारण, मतलब ब्रिटिश ने अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण जो भी काम किया। चूंकि प्रमुख कारण की बात करा है, तो प्रमुख कारण आपका यहाँ पर वो सैनिक असंतोष नहीं होगा, बल्कि प्रमुख कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो प्रमुख कारण हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सही, यहाँ पर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अश्विनी यादव जी बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट जरा देखें, इसको बताएं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अब इसको फटाफट बताएं, क्या वो लखनऊ से प्रारंभ हुई थी, इलाहाबाद से हुई थी, झांसी से हुई थी, या फिर मेरठ से हुई थी? क्या हो जाएगा बताएं। तो कहाँ से हुई थी इसको आप बताएं। तो चलें भैया बताएं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपके सामने दिया है। चलें सभी लोग रिप्लाई करने का प्रयास करें और इसको शेयर करने का प्रयास भी करें। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, बिल्कुल गणेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप इसको देखें भैया यहाँ पर, तो वास्तव में बहुत सही, गुड, बहुत सुंदर, मेरठ, बहुत बढ़िया, राम राम जी आपने कहा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, वो बिल्कुल मेरठ हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे प्रकार से पता है कि वास्तव में 1857 की क्रांति का जो समय रखा गया था, वो समय रखा गया था कब? 31 मई, क्या 31 मई रखा गया था, 31 मई 1857 को रखा गया था। लेकिन वास्तव में बहुत पहले ये जो है कब हो गई थी? अब कहेंगे सर ये 10 मई को ही शुरू हुई थी, क्या 10 मई क्या? ठीक है, हाँ 10 मई और 1857 को शुरू हो गई थी। कहाँ शुरू हुई थी भैया? आप कहेंगे सर मेरठ से हो गई थी, मेरठ से शुरू हो गई थी, आपको अच्छे प्रकार से पता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लखनऊ में तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि लखनऊ में वास्तव में जो आपका विद्रोह होता है, यहाँ पर विद्रोह की नेता कौन थी? बेगम हजरत महल होती है, इलाहाबाद में कौन होते हैं? लियाकत अली साहब होते हैं, लियाकत अली है। नेक्स्ट दिया है, आप फटाफट आप बताएं क्या हो जाएगा। चलिए चलिए भैया बताएं। सवाल आपके सामने दिया है 1857 का, फिर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कौन? अब देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तब आप बताते। कर्ण ने बोला हाँ बिल्कुल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में दिया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। ए बी सी डी। पहली बात तो सभी लोग लाइक कर देंगे एक बार, और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो भी तैयारी करते हैं। हिना जी चलिए बताइए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कौन? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर झांसी की रानी का विद्रोह। बहुत सुंदर सवाल, फटाफट आप बताएं। सवाल का संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए अगर इसको देखेंगे आप यहाँ पर, तो पहली घटना के बाद पूछा है। अब सबसे पहले आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ हुआ था।
और मेरठ के बाद फिर कहाँ गए थे, मेरठ के बाद फिर गए थे कहाँ पर, दिल्ली गए थे। कहाँ पर गए थे, दिल्ली गए थे। दिल्ली के बाद फिर आपका कानपुर और लखनऊ में एक साथ हुआ था। तो कहने का मतलब अगर देखें यहाँ पर तो भाई कानपुर में विद्रोह में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। बेगम हजरत और अवध का नेतृत्व ये दोनों साथ में घटना हुई थी। झांसी की रानी का विद्रोह इसकी सबसे बाद की घटना है। और सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। राम जी यहाँ पर 7 का 1 कैसे होगा भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन है। आपको अच्छे प्रकार से मैंने बताया है कि सबसे पहले मेरठ पर देखो 10 मई को सबसे पहले मेरठ में विद्रोह होता है। मेरठ पर आक्रमण अधिकार करने के बाद फिर सेना जो होती है वो कहां पर कूच करती है, दिल्ली में जाती है और दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लेती है, शस्त्रागार पर अधिकार कर लेती है। तो मेरठ से दिल्ली जाती है और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिल्ली, चूंकि मेरठ ऑप्शन में दिया नहीं है तो दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा। दिल्ली के बाद फिर आपका लखनऊ और कानपुर होता है। तो फिलहाल विकल्प नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया। आगे चले, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको जरा देखें और बताएं। जल्दी से एक बार फटाफट बताने का प्रयास करें। सवाल आपके सामने दिया है, क्या कह रहा है भाई 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। अब इसको तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जब आपने पढ़ा था उस समय तो आपको मालूम है कि वास्तव में 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था, वो कमल और रोटी, क्या कमल और रोटी, रोटी और कमल थी, ठीक है। और उस समय जो नारा दिया गया था वो क्या दिया गया था, वो दिया गया था स्वतंत्रता एवं समृद्धि के लिए संघर्ष। क्या था, स्वतंत्रता एवं समृद्धि के लिए, स्वतंत्रता एवं समृद्धि के लिए, क्या समृद्धि के लिए संघर्ष, संघर्ष। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत सुंदर रिप्लाई करें भाई, जितने लोग हैं, कर्ण, प्रियांशु, मला, गणेश गुप्ता, शिवांगी वर्मा, राम जी, कर्ण, सभी लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है इसको जरा देखने का प्रयास करें। एक बार बिल्कुल शेयर जरूर करिएगा सेशन को, और लाइक भी जरूरी है, तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। और अब देखिए आप सवाल यहाँ पर दिया है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। अब आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, सुनीता यादव जी भी जुड़ी है, क्या हो जाएगा भैया, रमेश जी, चले भैया बताएं फटाफट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 9, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, होता क्या है कि जब आपको अच्छे प्रकार से पता है, जब मेरठ के बाद सेना दिल्ली जाती है, कहां पर, दिल्ली जाती है और दिल्ली पर अधिकार कर लेती है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको अच्छे प्रकार से पता है कि दिल्ली पर अधिकार करने के लिए किसको आदेशित किया जाता है। बोलेंगे सर आपका निकलसन तो होता है, क्या निकलसन होता है, लेकिन निकलसन को कहा जाता है तो निकलसन ने हडसन को, क्या निकलसन ने हडसन को क्या बोला, हडसन को भी साथ लेता है और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आता है। लेकिन आपको पता है कि निकलसन की हत्या हो जाती है, निकलसन मारा जाता है और बाद में हडसन जो होता है वो क्या होता है, दिल्ली के विद्रोह को क्या करता है, समाप्त कर देता है। और यही हडसन ही है जिसने हुमायूं के मकबरे से, किसे, कहां पर भैया, हुमायूं के मकबरे से बादशाह में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करता है। उसके पुत्र मिर्जा ख्वाजा मिर्जा मुगल को गिरफ्तार करता है। उसके पुत्र मिर्जा अबू बकर को गिरफ्तार करता है। और वास्तव में इसी हुमायूं के मकबरे से वास्तव में किसको गिरफ्तार किया जाता है, उर्दू शायर जो है जिसका नाम मिर्जा गालिब है, उसको करते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्योंकि थोड़ा फास्ट कराने के मूड में हूँ, सवाल 40 है और 9 से 10 एक घंटे में इसे कराना है। चलिए बताएं फटाफट क्या हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, ठीक है। यहाँ पर जन्मस्थली आपसे पूछ रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी। तो एक बात बहुत क्लियर आप देखिएगा, जब महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछ रहा है तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पूछता है, जन्म कहाँ हुआ था भैया। अब आपको मालूम है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर होता है, बनारस में होता है। कहाँ पर, वाराणसी में हुआ था, ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो विवाह होता है वो कहाँ पर होता है, वो झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है। किससे होता है भैया, झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह होता है। इन अल्प मतलब कम उम्र में ही थी तब इनके पिता पति मर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दामोदर राव को क्या किया था, दामोदर राव को क्या किया था, उन्होंने जो है गोद लिया था। और यही कारण था कि जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से घोषणा किया था तो इन्होंने भी क्या किया था, संघर्ष का सामना किया था। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, वाराणसी। झांसी नहीं करना है, झांसी में उनका विवाह हुआ था,
वाराणसी उनका जन्म स्थल है, तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपको मालूम है उनके बचपन का नाम क्या था, मनु था, मनु उसको बोलते थे, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसको जरा देखिएगा, बहुत सुंदर सवाल है और इसको जरा देखें क्या हो जाएगा। सवाल आपके सामने है भैया, क्या 11 क्या हो जाएगा, कह रहे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बहुत सुंदर सवाल है, फटाफट सभी लोग शेयर करते जाएं और बिल्कुल पूजा कुमारी जी क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर वर्जिस कादिर। मौलवी अहमद शाह का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये फैजाबाद का था। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि बरेली विद्रोह की बात करें या फिर रुहेलखंड की, किसकी बात करें, रुहेलखंड की बात करें, रुहेलखंड की, है ना, रुहेलखंड बरेली एक ही है। ऐसी कंडीशन में कौन आएगा, खान बहादुर खान हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि कुंवर सिंह वास्तव में आरा के थे, आरा यानी कि जगदीशपुर, बिहार के थे, जगदीशपुर में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद उल्ला वास्तव में फैजाबाद में किया था, कहां पर किया था, फैजाबाद में किया था। और फैजाबाद में किया ही नहीं था बल्कि इसने जिहाद का नारा दिया था, क्या इसने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा भी दिया था, इसे भी याद रखिएगा। और वर्जिस कादिर वास्तव में कहां पर थे, लखनऊ में, अवध में थे, क्योंकि ये वास्तव में बेगम हजरत महल के कौन थे, पुत्र थे तक। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। बहुत खूब, बेहतरीन। आगे क्या हो जाएगा, चलिए बताएं फटाफट क्या हो जाएगा, जल्दी से एक बार देखें। क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएं, यहाँ पर देखिए सवाल आपके सामने चला है, यहाँ पर दिया रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, कहाँ पर, ह्यूरोज का, गफ का, नील का या फिर हैवलाक का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है भैया कि जब लक्ष्मीबाई ने बिगुल बजाया तो झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन झांसी से कहां पर जाती है वो, झांसी से पहले कहां जाती है वो, वास्तव में अगर देखेंगे तो झांसी से कहां पर जाती है, कालपी जाती है और फिर वहां से ग्वालियर चली जाती है। कहां पर जाती है, ग्वालियर जाती है। और ग्वालियर में ही क्या होता है, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का जो नेतृत्व होता है वो किससे होता है, वो वास्तव में ह्यूरोज से होता है, किससे, ह्यूरोज से होता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई क्या होती है, मारी जाती है। और आपको याद है कि इसी ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, कि यहाँ पर युद्ध भूमि में मारी गई सभी सैनिकों में, यहाँ पर मारी गए सभी सैनिकों में कौन है, इकलौती एकमात्र मर्द यही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा भैया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत सुंदर। अगर गलत नहीं होगा तो बहुत सुंदर सवाल है, अच्छी बात है। आगे बताएं, आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बताएं क्या हो जाएगा भैया, फटाफट रमेश जी, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल है, शेयर करते रहिएगा, कम से कम इसको 30+ तक ले जाइए आप लोग। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा, आसफ अली या फिर बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपको क्लियर है कि अवध की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, दोनों का मतलब एक है। और इसका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा बेगम हजरत महल। और आपको अच्छे प्रकार से मतलब है पता है कि बेगम हजरत महल को महक परी की उपाधि दिया गया था। और ये उपाधि किसने दिया था, बेगम हजरत महल के पति, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपका वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह नाम था। और वाजिद अली शाह को इन्होंने उपाधि दिया था किसकी, अख्तर पिया का। अख्तर पिया वाजिद अली शाह की उपाधि है और ये उपाधि बेगम हजरत महल ने अपने पति को दिया था और वाजिद अली शाह ने अपनी पत्नी को महक परी की उपाधि दिया था। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली का संबंध जो है ना असहयोग आंदोलन से, किससे है, असहयोग आंदोलन से, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें आप। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्या बोलता है इसको जरा देखें आप। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। बहुत सुंदर सवाल है, बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया सवाल है। हिना जी क्या हो जाएगा, विकल्प ए होगा, बी होगा, सी होगा। सत्यम जी प्रणाम भैया, सत्यम जी स्वागत है आपका। क्या हो जाएगा, कह रहे हैं नाना साहब होंगे, अजीमुल्ला होंगे, तात्या टोपे होंगे या फिर मौलवी लियाकत अली। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जब 1857 में इलाहाबाद की बात होती है तो इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह याद रखेगा। इलाहाबाद में भी और बनारस में दोनों जगह किसने किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप सर लियाकत अली ने किया था। किसने किया था भैया, लियाकत अली ने किया था। कौन, लियाकत अली ने किया था। तो फिलहाल विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली सा राइट ऑप्शन है ना। अजीमुल्ला, जैसे मैंने आपसे कहा कि अजीमुल्ला जो था वो नाना साहब का जो है ना, नाना साहब का सलाहकार था। कौन था, नाना साहब का सलाहकार, नाना साहब का सलाहकार था, ये सलाहकार था।
और नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां पर? कानपुर में किया था। तात्या टोपे जो है वास्तव में नाना साहब का प्रधान सेनापति क्या था? नाना साहब का क्या था? नाना साहब का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति कौन था भैया? ये था आपका तात्या टोपे, जिसका जो है तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली। डी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है जरा देखने भैया। सवाल यहाँ पर दिया आपके सामने। सवाल कहता है क्या? जरा देखिए। सवाल कहता है 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या क्या थी? आप बताएं कहाँ पर थी भैया? फटाफट एक बार सभी लोग बताएं। प्रियंका जी बिल्कुल, सत्यम गुप्ता जी, शिवांगी जी, सभी लोग कर्ण भैया बताएं क्या हो जाएगा। प्रज्ञा जी क्या हो जाएगा? अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे भैया तो हमने कई बार आपसे कहा था कि वास्तव में अंग्रेज में 1857 में आपको पता है 1857 में की क्रांति में वास्तव में जो सर्वाधिक सैनिकों की संख्या थी वो कहाँ की थी? वो अवध से थी। क्या थी भैया? वो अवध की थी। और आपको ये भी मैंने बताया था कि वास्तव में लॉर्ड डलहौजी ने क्या? लॉर्ड डलहौजी ने वास्तव में इस अवध राज्य को कैसे मिलाया था? आप कहेंगे सर आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, जेम्स आउटरम रिपोर्ट के आधार पर क्या किया था? कुशासन का आरोप लगा, क्या भैया? कुशासन का आरोप लगाकर क्या किया था? उसने इसे ब्रिटिश राज में मिला लिया था। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत सही है। आगे बढ़े, सवाल क्या बोलता है फटाफट आप बताइए यहाँ पर। तो अभी फिलहाल दिक्कत है, लेकिन 1-2 दिन में मेरी इमेज भी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी, तो इमेज से कोई मतलब नहीं है, बस आप फटाफट सवाल करते जाएं। यहाँ पर दिया नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई हमारे नाना साहब का कमांडर दिखा अजीमुल्ला है, ब्रिटिश कादिर है, तात्या टोपे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अजीमुल्ला है तो सही, लेकिन जो अजीमुल्ला आपका दिया है वो वास्तव में क्या है? नाना साहब का सलाहकार है। क्या है? नाना साहब का सलाहकार है, एक प्रकार का सलाहकार है, ठीक है, प्रधान सलाहकार है। और जो प्रधान सेनापति की बात करता है, कमांडर इन चीफ की बात करता है, वो कमांडर इन चीफ कौन था? वो तात्या टोपे था। कौन था? कमांडर इन चीफ जो है भैया वो कौन है? वो आपका तात्या टोपे है। कमांडर इन चीफ कौन है? तात्या टोपे। तो विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर अजीमुल्ला को मत मानेगा, यहाँ पर आपका 16 का सी हो जाएगा ना, बी भी नहीं होगा, ब्रिटिश कादिर सी हो जाएगा, सी को मानेगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना जी। वास्तव में नाना साहब का ये अजीमुल्ला सेनापति होता है रियल में, लेकिन ये सलाहकार होता है, और जो प्रधान सेनापति होता है वो कौन होता है? तात्या टोपे होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो विकल्प नंबर आपका आगे है। पूजा जी क्या हो जाएगा? इसको जरा देखें और बताएं फटाफट। यहाँ पर आपके सामने चल रहा है, क्या कह रहा है भैया यहाँ पर कि 17 वर्ष, देखिए वर्ष 1857 में के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण उसे अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है। अब आप बताएं ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर खान, बहादुर खान या फिर तात्या टोपे क्या हो जाएगा? अब एक बार जरा देखिएगा, बहुत क्लियरली देखिए यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, कौन है ऐसा जिसके मित्र ने धोखा दिया था? तो भैया मेरे एक बार जानते हैं अच्छे प्रकार से, मैंने आपको बताया था कि वास्तव में वो थे कौन? वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। और आपको पता है तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग का एक मित्र था, क्या नाम था? उसका नाम था आपका, उसका जो एक, चलिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पर खान बहादुर खान ही हो गए भैया। ये 17 आपका दिया है, और 17 में क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये जो तात्या टोपे के मित्र थे उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और ये सिंधिया था। तो मान सिंह ने धोखा दिया था, जिसके कारण तात्या टोपे को पकड़ करके उन्हें 1859 में से फांसी दे दी गई थी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। डी हो जाएगा, तात्या टोपे इज द राइट ऑप्शन, है ना। आगे चलें, सवाल नंबर नेक्स्ट है। बहुत ज्यादा सवाल है, अभी 40 सवाल है, तो यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा भैया, बताएं फटाफट क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है 18। 1857 में निम्नलिखित षड्यंत्रकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी जस्ट बात हुई भैया, अभी जस्ट बात हुई, क्या हो जाएगा? अभी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में टॉपिक वाइज को हटा करके सब मिक्स करके देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो विकल्प यहाँ पर क्या है? रामचंद्र पांडुरंग कौन होगा? आप बोले सर वो था तात्या टोपे। विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। बहुत सुंदर, आगे बताएं फटाफट क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से एक बार बताएं सब लोग। सवाल बहुत शानदार है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अब देखिए, अभी जस्ट इस पर चर्चा भी हुई थी कि अगर बात बिहार की जाए तो बिहार में कौन था? बोले सर बिहार का एक स्थान था, कौन? वो आप कहेंगे सर वो था आरा जिला, बिहार का आरा जिला। और उस आरा जिले का एक प्रांत था, कौन गांव था? जगदीशपुर। क्या था? जगदीशपुर था भैया, जगदीशपुर। और इस जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? उस जगदीशपुर के जमींदार थे
कुंवर सिंह जी, और इन्हीं कुंवर सिंह ने क्या किया था, वास्तव में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मैंने कहा था कुंवर सिंह के मरने के बाद कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वास्तव में छापा मार रणनीति का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा राइट, बिल्कुल सही बात है, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चला है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलें सवाल नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सवाल क्या होगा भैया आप बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा। सवाल दिया 20, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के विद्रोह का क्रांति का नेता था। बहुत सुंदर सवाल है, क्या हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त है, कल्पेश्वर सिंह है, पुरंदर सिंह या फिर पियाली बरुआ। तो एक बात तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि वास्तव में असम की बात कर रहा है, और असम में क्या था, क्या हो जाएगा, तो असम का जो मेन नेता था वो कौन था, वो दीवान मनीराम दत्त था। आपको पता अच्छे प्रकार से कि असम का जो मेन नेता था वो कौन था, वो दीवान मेन मुख्य नेता जो था, मुखिया था, वो कौन था, दीवान मनीराम दत्त था, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि कल्पेश्वर सिंह जो है वो भी शामिल होता है, लेकिन मेन नेता कौन होता है, दीवान मनीराम दत्त। तो आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है कर्ण जी, गुरिल्ला और छापामार रणनीति का प्रयोग करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कल्पेश्वर सिंह यहाँ पर बी नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा, यानी दीवान मनीराम दत्त जो है वो मुखिया था, मेन था। कल्पेश्वर सिंह भी शामिल होता है, लेकिन मेन कौन था आपका, दीवान मनीराम दत्त, याद रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल यहाँ पर नेक्स्ट है, वो क्या बोलता है, सवाल यहाँ पर कहता है भैया कि 21 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला होगा, मौलवी इम्दादुल्ला होगा, या फिर मौलाना फजले हक खैराबादी होगा, या फिर नवाब लियाकत अली। तो कौन है, इसको आप बताएं, फटाफट बताना है, बहुत सुंदर सवाल है, कौन है। कई सवाल यहाँ से निकलता है, तो मैंने कई बार आपसे कहा था कि भाई वह प्रांत, वह स्थान जहां पर अंग्रेजों को सर्वाधिक मशक्कत का सामना करना पड़ा था, वो कौन था, वो फैजाबाद था, फैजाबाद। और फैजाबाद में सर्वाधिक कठिनाई क्यों उठानी पड़ी थी, क्योंकि वास्तव में फैजाबाद में वास्तव में जो अहमदुल्ला था, कौन, अहमदुल्ला जो था भैया, वो क्या किया था, उसने वास्तव में जिहाद का नारा दिया था, उसने इसे धर्म युद्ध का रूप दे दिया था, और जिसके कारण बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। मैंने ये भी बताया था कि इसी अहमदुल्ला ने क्या किया था, फैजाबाद में 1857 की क्रांति के दौरान उसने समानांतर सरकार की चलाई थी, क्या, समानांतर सरकार का गठन भी किया था। तो हमने ये भी आपको बताया था। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसको बताएं क्या हो जाएगा भैया, जरा देखिए सवाल आपके सामने 22 है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बहुत सुंदर सवाल है, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या हो जाएगा कुसुम जी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, टी होगा, क्या होगा, इसको फटाफट आप बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, फटाफट बताएं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। सुंदर सवाल, मीर ताकि मीर था, जोक था, गालिब था, इकबाल था। तो आपको तो अच्छे प्रकार से पता है कि भाई कौन था, वो गालिब था, मिर्जा गालिब, क्या नाम था उसका नाम था मिर्जा गालिब। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, सी इज द राइट ऑप्शन। इसको आपको अच्छे प्रकार से पता है, बिल्कुल गालिब हो जाएगा। और यही गालिब भी जो है वास्तव में बहादुर शाह जफर और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ कहाँ पर पकड़ा जाता है, आप कहेंगे हुमायूं के मकबरे से। कहाँ पर, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है ना, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है, अच्छे प्रकार से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें। सवाल आपके सामने यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था। अब देखिए फटाफट आपको रिप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सुंदर, ए बी सी डी। कौन कह रहा है 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था। बेगम हजरत महल नहीं थी, कुंवर सिंह नहीं थे, उधम सिंह नहीं थे, या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है भाई कि हजरत महल लखनऊ से थी, कहाँ पर थी, लखनऊ में कर रही थी। कुंवर सिंह बिहार में थे, आरा में थे, जगदीशपुर में थे। वास्तव में अहमदुल्ला फैजाबाद में थे, कहाँ पर थे भैया, फैजाबाद में थे। और उधम सिंह की बात करें तो उधम सिंह का जो संबंध है दोस्तों वो कहाँ पर होता है। उधम सिंह आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि वास्तव में वो जलियांवाला बाग, आपको पता है ना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बाग हत्याकांड वो कब हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका मुख्य जिम्मेदार कौन था, आप कहेंगे सर वो वास्तव में जनरल आर डायर इसका मेन जो है जिम्मेदार था। लेकिन उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को क्या किया था,
गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो फिलहाल यहाँ पर ऊधम सिंह जो है ना, उनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत खूब, बेहतरीन। आगे बढ़े, सवाल नंबर आपके सामने चल रहा है नेक्स्ट, और उसे आप बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा जरा देखें। सवाल कहता है 1857 के, देखिएगा सवाल यहाँ पर दिया है क्या, सवाल कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अब देखिए बहुत क्लियरली आप देखिएगा, सवाल बहुत सुंदर है आपके सामने। यहाँ पर ABCD 4 दिया है, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे प्रकार से पता है, मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया था कि केनिंग कहता है, क्या बोलता है कि अगर वास्तव में सिंधिया भी, क्या बोलता है कि अगर सिंधिया भी शत्रुओं का साथ दे देता, विद्रोहियों का साथ दे देता, तो हमें कब का बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता, हमें कब का बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। कौन बोलता है भैया, वो बोलता है आपका लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब सिंधिया ने साथ नहीं दिया था, सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका हो जाएगा ग्वालियर का सिंधिया। क्या विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, ग्वालियर का सिंधिया। बहुत खूब, बेहतरीन सवाल। आगे बढ़े, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि संख्या थोड़ी बढ़ जाए। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सवाल आपके सामने दिया है क्या, इसको जरा देखने का प्रयास करें। सवाल यहाँ पर दिया है 25, कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। क्या 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है भैया, सभी लोग याद रखिएगा कि वास्तव में ये जो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग था, इसने क्या किया था, इसने वास्तव में ये विद्रोह 1857 के विद्रोह का विरोध नहीं किया था, बिल्कुल विरोध नहीं किया था, ये तो होगा नहीं। वास्तव में समर्थन भी नहीं किया था। देखिए दो चीज है कि वास्तव में जो किसान था, जो मध्य वर्ग था और जो शिक्षित वर्ग था, कौन, जो शिक्षित वर्ग था, ये तीन ऐसे वर्ग थे जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, न समर्थन किए थे न विरोध किए थे, बल्कि तटस्थता की भूमिका में थे। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। बहुत खूब, 25 का सी हो जाएगा यहाँ पर, 25 का सी इज द राइट ऑप्शन प्रियंका। चलिए आगे बताएं, सवाल क्या है नेक्स्ट, जरा देखें हम लोग। सवाल आपके सामने यहाँ पर दिया है क्या, 26 दिया है कि 26 में क्या बोलता है, जरा देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 1857 के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल वाला काम है ना, बिल्कुल मुश्किल वाला काम है। अब देखिए भैया बहुत क्लियर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लखनऊ 4 जून 18, यानी विद्रोह और डेट पूछ रहा है। तो लखनऊ में जो विद्रोह होता है वो 4 जून 1857 को होता है, लखनऊ में भी 4 जून को होता है। और वास्तव में कानपुर, ये जो कानपुर आपका दिया है ना, कानपुर में भी लगभग वही 4 जून के आसपास विद्रोह होता है। मेरठ में वास्तव में 10 मई को होता है। कहां पर, मेरठ में 10 मई को होता है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने शुरू किया, लेकिन 11 मई 1857 को जो विद्रोह होता है वास्तव में वो दिल्ली में होता है। कहां पर होता है भैया, दिल्ली में होता है, वो झांसी में नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सही सुमेलित नहीं है। मतलब लखनऊ सही सुमेलित है, मेरठ सही सुमेलित है, बैरकपुर भी सही सुमेलित है, लेकिन वास्तव में झांसी सही सुमेलित नहीं है, बल्कि 11 मई को दिल्ली में क्या होता है, विद्रोह होता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत शुभ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़े, यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यहाँ पर दिया है क्या, सवाल कह रहा है 27 जरा देखें 27 क्या बोल रहा है भाई, 27 है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब इसको फटाफट बताएं। अभी जस्ट चर्चा हमारी आपकी हुई थी कि वास्तव में उसने जो है ब्राउन बेस गन के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। तो बताएं 1857 के विद्रोह के दौरान वास्तव में कौन था वास्तव में कौन था बताएं। लॉर्ड डलहौजी था, मिंटो था, केनिंग था या फिर क्या था, बेंटिंग था, कौन था बताएं। देखिए एक बात क्लियर है कि वास्तव में डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स घोषित किया था, राज्य हड़प नीति घोषित किया था। लॉर्ड मिंटो 1909 का मार्ले मिंटो या सुधार तो याद होगा, जिसके द्वारा उसने क्या किया था, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और वास्तव में यहाँ पर मुसलमानों के लिए संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आपको अच्छी प्रकार से पता है कि इसका टाइम पीरियड 1833 के आसपास होता है। और वास्तव में लॉर्ड केनिंग जो होता है ना, वो लॉर्ड केनिंग आपका क्या होता है, 1857 के समय गवर्नर जनरल होता है। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा, सी। डलहौजी का टाइम लगभग 54 के आसपास होता है, 54 से 56 के बीच में होता है, फिर हट जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग इज द राइट ऑप्शन। बहुत खूब, बेहतरीन। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई सवाल यहाँ पर है 28, क्या बोल रहा है,
1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बैरकपुर की बात कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? क्या हेनरी लॉरेंस था, हेरसे था, हेरसे, या इसको आप हियरसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हियरसे भी बोलते हैं, और यही आपका मेजर ह्यूरसन, इसी का नाम क्या था, मेजर ह्यूरसन होता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा आप बताएं यहाँ पर, कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि बैरकपुर में दो लोग होते हैं, कौन होता है, एक तो कैप्टन बाग होता है और एक होता है मेजर ह्यूरसन या हियरसे होता है, क्या ह्यूरसन। तो ये जो आपका ह्यूरसन होता है वास्तव में वो कमांडेंट ऑफिसर होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बैरकपुर की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियरसे हो जाएगा ना, हेरसे या हियरसे, ठीक है। हाँ शिवांगी वर्मा गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चल रहा है, क्या हो जाएगा इसको फटाफट आपको बताना है। चलिए सवाल आपके सामने है, क्या होगा देखें। सवाल यहाँ पर दिया है 29, क्या बोलता है, कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अब देखिए सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन गलती आपको नहीं करना है। सवाल घुमा दिया है यहाँ पर, लेकिन गलती आपको बिल्कुल भी प्रगति जी नहीं करना है। क्या दिया है सवाल जरा देखिए, कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इसको आपको बताना है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो जब 1857 की क्रांति की बात हो रही है तो 1857 की क्रांति में कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो था नहीं, तो यहाँ पर ये होगा नहीं, क्योंकि इसका टाइमिंग जो होता है वो 1790 के आसपास होता है ना, 1790 के आसपास जब ये अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करता है। लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट ऑप्शन है ना, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल राइट है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर विकल्प आपका ए हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट है। और अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं जल्दी से, इसके बाद 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए 30 यहाँ पर दिया है, क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, पामस्टन था, एटली था, या फिर ग्लेडस्टन। ये तो सवाल कई बार बताया गया नीता जी, क्या हो जाएगा बताएं फटाफट, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से बताएं एक बार। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो अगर आप इसको देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात, तो यहाँ पर चर्चिल तो था नहीं, क्योंकि चर्चिल तो बहुत बाद में हुआ है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, 1945 मतलब 1939 से लेकर 45 के बीच में जब युद्ध चला था तब उस समय था। एटली भी नहीं था, एटली तो चर्चिल के बाद होता है। आप जानते हैं कि 1945 में वहां पर ब्रिटेन में आम चुनाव होता है और 45 में ही जो है लेबर पार्टी की सरकार बनती है और उसमें क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनता है। ग्लेडस्टन जो होता है वो वास्तव में उस समय नहीं होता है। पामस्टन आपका बिल्कुल राइट है, विकल्प आपका क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। पामस्टन जो है वास्तव में उस समय प्रधानमंत्री था। बहुत सही, गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और आपका विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन आपका 31 दिया है। क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को जरा मुझे छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चला है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर को, आप देखिए दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों असफल हुआ भैया? आपके सामने 4 विकल्प दिया है। क्या भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, या फिर ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बताएं, कौन सा कारण यहाँ पर था? बिल्कुल रमेश जी, कौन सा कारण था बताएं फटाफट। यहाँ पर ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? देखिए एक बात बहुत क्लियर देखेगा, जब बात आती है कि 1857 की असफलता का कारण क्या था, तो कई कारण थे। पहली बात तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी, बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर उद्देश्य और एकता की कमी थी। दूसरी बात, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर होलकर है, सिंधिया है, ये सब यहाँ पर किसका साथ दिए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिए थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी बिल्कुल राइट है। तीनों बात सही है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। बी नहीं होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, देखिएगा, यानी प्रिंस कुमार जी डी हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। यानी 31 का डी सभी हो जाएगा, यहाँ पर क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखें सवाल आपके सामने चल रहा है, सवाल क्या बोलता है यहाँ पर, इसको जरा देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 है, सवाल बहुत सुंदर है, इसको आप बताएं क्या है, जरा देखें। सवाल कह रहा है कि
चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। आप बताएं कौन है जिसने वास्तव में विद्रोह को 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, विंसेंट टेलर, बी ए स्मिथ या सर जॉन लॉरेंस या फिर टी आर होम्स। क्या हो जाएगा बताएं। आपको देखिए एक बात जरा समझिएगा, ये जो टी आर होम्स है ये वास्तव में सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध कहा था। क्या? सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध कहा था। बर्बरता के बीच में युद्ध कहा था। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर ये जो कथन दिया है विद्रोह षड्यंत्र, ये षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम ऑफ विंसेंट टेलर। किसने? विंसेंट टेलर ने कहा था। तो विकल्प यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, एक जो है डिजरेली, एक सांसद है डिजरेली, अंग्रेज सांसद डिजरेली ने क्या किया था? उसने वास्तव में क्या कहा था? इसको राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। क्या कहा था? इसको वास्तव में राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। ठीक है, तो डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और जेम्स आउटरम और विंसेंट टेलर ने इसे षड्यंत्र कहा था। ठीक है, तो इसको भी आप विकल्प नंबर ए की तरफ बिल्कुल जाइएगा। सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कविता चौहान जी, गुड। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने यहाँ पर चल रहा है। सवाल क्या जरा देखिएगा। सवाल आपके सामने दिया 33 इसको बताना है आपको, फटाफट बताना है। सेशन को शेयर करना जरूरी है, लगातार करते रहिए और लाइक करने वाले लाइक भी करते रहे। क्या हो जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। अगर यहाँ पर इंग्लिश का कोई विद्यार्थी है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश की क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, 1-2 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप बताएं यहाँ पर ज्योति जी क्या हो जाएगा। 1857 के संग्राम को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? पी ए स्मिथ, पी ई रॉबर्ट्स, बी डी सावरकर या फिर उपरी सभी। क्या हो जाएगा? तो कौन है जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था? बताइए। मैंने आपसे कहा था वहां पर क्लास में क्या कि वास्तव में कौन था? वो था आपका बी डी सावरकर। विकल्प नंबर आपका सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि बी डी सावरकर ने वास्तव में 57 की क्रांति को क्या माना था? वो माना था कि जो है स्वतंत्रता, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है भैया, इसको जरा देखें। सवाल आपके सामने दिया है 34 और बस 6 क्वेश्चन इसके बाद और है, 6 क्वेश्चन और है। बताएं क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बहुत सुंदर सवाल है। कौन है भैया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार था, ताराचंद था, बी.डी. सावरकर था या फिर एस.एन. सेन था? तो ये सवाल भी आपको कई बार बताया गया। गुंजन पटेल जी क्या हो जाएगा बताएं फटाफट। प्रियांशु माला बिल्कुल, क्या पढ़ाएंगे सर इंग्लिश में, ग्रामर या लिटरेचर? चलिए अभी तो फिलहाल ग्रामर चलाएंगे और लिटरेचर की क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बहुत जल्दी, चिंता मत करें। चलिए क्या हो जाएगा भैया, एक बात बहुत क्लियर देखें, अगर आप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार की बात करें तो बहुत क्लियर यहाँ पर यह है कि सरकारी इतिहासकार कौन था? आप कहेंगे सर एस.एन. सेन था। कौन? एस.एन. सेन था। आपको पता है अच्छे प्रकार से कि आर.सी. मजूमदार को क्या किया गया था? वास्तव में सबसे पहले इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और उनके मना करने के बाद एस.एन. सेन ने किताब लिखा था। उनकी किताब का नाम क्या था? 1857। उनकी किताब का नाम ही क्या था? 1857। याद रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। अभी आगे बताएं यहाँ पर सवाल क्या है जरा देखें। गुड बॉस क्या बोलता है यहाँ पर भैया? 35 यहाँ पर दिया है और 35 को आप जरा देख के मुझे बताएं। कह रहा है यहाँ पर कि 35 में क्या दे रहा है भैया? कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आप देखिए ये सवाल बहुत सुंदर है, ये सवाल घुमा दिया है और मुझे पता है कि आप लोग गलत कर जाओगे इसको। सर सैयद अहमद खां, बी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं वह कौन सा है वास्तव में, वह कौन सा भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, बी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर कोई नहीं। तो एक बात बहुत ध्यान से रखिए भैया, जब 1857 का विद्रोह होता है तो विद्रोह पर जो सबसे पहले लिखने का काम शुरू किया है वो शुरू किया था कौन? सर सैयद अहमद ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद ने क्या किया था? शुरू किया था। और उनकी किताब का नाम जानते क्या था? उनकी किताब का नाम था बगावत ए असबाब हिंद। क्या नाम था? बगावत ए असबाब ए हिंद, इनकी किताब का नाम था। और इसी में उन्होंने सबसे पहले क्या किया है? 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने का प्रयास किया था। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से लिख देंगे भाई?
इन्होंने सन्यासी विद्रोह पर लिखा है। क्या? सन्यासी विद्रोह पर लिखा है। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। ठीक है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेताजी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बगावत ए आसवाब ए हिंद, आसवाब बगावत ए हिंद या फिर बगावत ए आसवाब ए हिंद, कुछ भी करें। ठीक है, आसवाब बगावत ए हिंद या बगावत ए आसवाब हिंद, जो भी करना है लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे देखें और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह वास्तव में कथन किसका है? बताएं। कह रहा है विकल्प क्या हो जाएगा? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह कथन किसका है? विकल्प आपके सामने दिया है यहाँ पर, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार का है, एस एन सेन का है, ताराचंद का, या फिर बीडी सावरकर का है? किसने किया है इसको आपको बताना है। तो एक बात तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि वास्तव में इसका विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इन्होंने वास्तव में कहा था कि वास्तव में यह ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही क्या है स्वतंत्रता संग्राम। तो आरसी मजूमदार ने इस बात को कहा था। बहुत सही, आगे बढ़े। सवाल आपके सामने चल रहा है, क्या सवाल चल रहा है? 37 को देखें और आगे बढ़े। बहुत सही सवाल। 37 में क्या दिया देखें, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अब इसको फटाफट आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बहुत सही सवाल है। जब बताएं भैया, बगावत समाप्त होने के बाद लिया गया था, लेकिन डेट कौन सी थी इसको आप बताएं। 1 नवंबर 1858 है, 31 दिसंबर 1857 है, 6 जनवरी 1958 है, या फिर 17 नवंबर 1859 है? क्या हो जाएगा बताएं फटाफट, बताना है आपको। सही सवाल, सुंदर सवाल। प्रियांशु माला जी क्या हो जाएगा? 37 आपके नंबर का है। ए आपने कहा कि बी कहा, क्या कहा भाई? देखिए अच्छे प्रकार से कि वास्तव में जब 1857 का विद्रोह होता है तो वास्तव में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कौन? लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कब पढ़ता है भैया? लॉर्ड कैनिंग। और कब पढ़ता है? आप कहेंगे सर वो इलाहाबाद में पढ़ता है। कहाँ पर पढ़ता है? इलाहाबाद में पढ़ता है। कब पढ़ता है? आप कहेंगे सर 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर को, और 1858 को पढ़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी 1 नवंबर 1858 के द्वारा वास्तव में पहली बार कहा गया कि अब जो भारत की शासन व्यवस्था होगी वो सीधे सीधे जो है ब्रिटिश संसद के अधीन होगी। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? पर ए हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने चल रहा है, क्या हो जाएगा इसको जल्दी से बताएं। चलें, सवाल आपके सामने है 38 है, क्या हो जाएगा बताएं। 38 नंबर का सवाल आपके सामने दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा ये सवाल भी आपका यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के संबंधित है? अब एक बात देखिए, होता क्या है कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो अंग्रेजों का नजरिया चेंज हो जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने फौज का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग का नाम क्या था? पील कमीशन। क्या नाम था उस कमीशन का? नाम क्या था? पील कमीशन था। पील कमीशन, याद रखिएगा, पील कमीशन था। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पील कमीशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पब्लिक सर्विस आयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? पील कमीशन, पील आयोग हो जाएगा, याद रखिएगा। हंटर कमीशन का जो संबंध है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से, किसके है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। और साइमन कमीशन तो आपको पता है अच्छे प्रकार से कि 1927 में इसका गठन होता है और 1928 में ये भारत आता है, साइमन कमीशन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या होता है? विकल्प आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। प्रगति यादव जी, यहाँ पर सी नहीं होगा। 38 का क्या हो जाएगा? 38 के यहाँ पर बी हो जाएगा। हंटर आयोग का संबंध जो होता है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, क्या हो जाएगा? सवाल आपके सामने दिया है, क्या सवाल दिया है? 39 क्या होगा भैया बताएं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। अब देखिए सबसे बात क्या बोल रहा है कि जब वास्तव में विद्रोह समाप्त हो गया, तो विद्रोह समाप्त करने के बाद जब वास्तव में ब्रिटिश सेना ने मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश अधिकारियों ने या अंग्रेज अधिकारियों ने जब अपनी सेना का पुनर्गठन किया तो पुनर्गठन में याद रखिएगा कि उन्होंने पहले क्या था? पहले ब्रिटिश सेना में अवध के सैनिक बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब अवध के सैनिकों ने जब युद्ध करने से मना कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो अवध सैनिकों को ट्रांसफर हटा दिया था और अब जो है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से वास्तव में सेना को जो है शामिल किया था। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह को दबाने में, विद्रोह को कुचलने में दो जो है
भारतीय रेजिमेंट का योगदान सैनिकों अंग्रेजों को मिला था, उसमें एक था गोरखा रेजिमेंट, एक कौन था, एक था गोरखा रेजिमेंट भैया, और दूसरा कौन था, दूसरा जो आपका होता है वो कौन था, वो था सिख रेजिमेंट। ये दो ऐसे रेजिमेंट थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने गोरखा, सिख एवं पंजाबी रेजिमेंट से ज्यादातर नियुक्त किया। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 39 का सी है ना। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल यहाँ पर बनता है। लास्ट सवाल क्या है जरा देखिएगा, लास्ट सवाल यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र माना है? क्या वो क्या वो रीज है, क्या वो आउटरम है, कैनिंग है, या फिर एस.एन. सेन है? बताएं कौन है भैया जिसने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र युद्ध माना है? किसने किया है बताएं, फटाफट बताना है आपको क्या हो जाएगा। लास्ट सवाल है आज का। रमेश जी, हिना जी, प्रियांशु जी, अवधेश जी, शिवांगी जी, सभी लोग यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं सभी का दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बताएं क्या हो जाएगा भैया, प्रगति भी जुड़े हैं, तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, रीज, आउटरम, कैनिंग या फिर एस.एन. सेन? बताएं फटाफट, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा। एक बार जरा देखिए डी, जाते जाते डी, तो क्या हो जाएगा बताएं। देखिए किसने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र, किसने कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अगर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात किया जाए तब तो ये कथन जो है किसका है, आउटरम का है, किसका है, आउटरम का है। लेकिन जब धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध या षड्यंत्र कहा है तो वो कहा है रीज ने। किसने कहा है, रीज ने कहा है। विकल्प नंबर आपका 40 का बी नहीं होगा यहाँ पर, बी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, 40 का बिल्कुल गुंजनलाल पटेल जी, गुंजन पटेल, ए हो जाएगा। रीज ने कहा है, किसने कहा है, रीज ने कहा है, रीज। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध या षड्यंत्र किसने माना था, रीज ने माना था। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अवधेश जी, डी नहीं होगा, एस.एन. सेन ने तो कहा नहीं भाई, रीज माना है, किसने, रीज ने माना है। विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने माना, रीज ने माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है ना ये 40 सवाल था, और आज का जो टॉपिक आपका है वो 1857 का क्रांति, उसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले थे, जो आए हुए थे परीक्षा में, उन आयोग की परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा और उसे हल करा दिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सारे क्वेश्चन को कल करेंगे, और इसके बाद इसी प्रकार से आधुनिक भारत के सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करेंगे। और उसके बाद फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टॉपिक के बाद फिर मिक्स करके क्वेश्चन को लाएंगे, ताकि आपको दिक्कत हो, जो ताकि आपका दिमाग और यूज करना पड़े वहां पर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। तो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात हो रही है। तो इसका पहला सवाल, बिल्कुल भैया मेले में मिले नहीं सर। अच्छा विनोद कुमार जी, एक्चुअली क्या है, मेले में कैसे मिलते हैं, आपने कभी फोन नहीं किया, और मैं वहां नहीं गया था, मैं केवल रसूलाबाद बगल में गया और उसके बाद फिर वापस चला गया था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे था ना कि मुझे लाइव क्लास आना था और मेरा PDF अधूरा था, मुझे बनाना, स्वयं से PDF भी बनाना था, टाइप करना था, तो इसीलिए मुझे टाइम लग गया। तो चलिए भैया, सभी लोग, पूजा पटेल जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग। तो एक बार सभी लोग जो है क्लासेस को शेयर कर दें, और अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर देते हैं बिना विलंब के। कोशिश करते हैं कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोग जो है क्लास को खत्म कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए पहला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओयूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन किया था इसको फटाफट आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर शिवेंद्र जी रिप्लाई कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपने कहा है। तो अगर आप देखो भैया तो बिल्कुल सही बात है, आप सबका उत्तर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए होगा, AOU। एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है कि ये पहले क्या होता है आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 1884 को, क्या 1884 को वास्तव में जो AOU था ना, ये वास्तव में एक अंग्रेज अधिकारी था और ऑफिसर था, रिटायर्ड था। तो इसने क्या किया था, इसने वास्तव में जो है 1884 में एक अखिल भारत, मतलब एक जो है ना, एक जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। क्या भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। और इस संघ का उद्देश्य क्या था भैया, इस संघ का उद्देश्य यहाँ पर ये था, जो इसने कहा था, इसने ये कहा था कि भाई मैं इस संघ के माध्यम से भारतीयों की आवाज को संसद में बुलंद करने वाला हूँ और भारतीयों की आवाज को उठाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कालांतर में 28 दिसंबर, इस डेट को याद रखिएगा, 28 दिसंबर और उसके बाद 1885 को क्या होता है कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब क्या होता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है ना, इस संघ का नाम बदल करके कांग्रेस किया गया था। और किसके सुझाव पर किया गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किया गया था किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के। किसके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर। किसके भैया, दादा भाई
नौरोजी के कहने पर किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के नाम पर के कहने पर किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर। कब दोस्तों? 28 दिसंबर को, और 1885 में हुआ था। इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो विकल्प आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और इस एओयू को जो हमेशा क्या रहा है, हमेशा भारत का मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं था, बल्कि कांग्रेस का सचिव बना रहा। क्या? कांग्रेस का हमेशा ये क्या बना था? सचिव रहा, कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल, गणेश जी भी जुड़े हैं, सभी का भैया, अवधेश जी भी जुड़े हैं, सभी का वेलकम है, प्रगति भी है। तो आइए अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहले सवाल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भैया देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपका, वर्ष 1885 में, 1886 में, 87 में या फिर 88 में। तो इसका उत्तर कहने वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल अवधेश जी समझ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था अभी 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे सर वास्तव में अगर देखें तो ये वास्तव में बंबई के ग्वालियर टैंक में। कहाँ पर दोस्तों? बंबई के ग्वालियर टैंक में चूंकि इसकी स्थापना होती है, और इसी के साथ उसका प्रथम अधिवेशन भी होता है बंबई के ग्वालियर टैंक में। और किस विद्यालय में? गोकुलदास तेजपाल। क्या? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। क्या? संस्कृत विद्यालय था। और उसी संस्कृत विद्यालय में क्या होता है? इसका पहला अधिवेशन भी होता है। कब? 1885 में। तो विकल्प यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है इसके बारे में जरा हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड देखिए क्या बोलता है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत सुंदर सा सवाल है। कह रहा है कि भाई पहली बार बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है कब? 28 दिसंबर 1885 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और कहाँ होता है? मैंने कहा कि भाई देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो पहली बार पूना में प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित था? पूना में प्रस्तावित था। लेकिन पूना में क्या फैल गया था? पूना में वास्तव में प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैल जाने के कारण बाद में इसका स्थान चेंज किया गया। और फिर कहाँ पर चेंज किया गया? बंबई में हुआ। कहाँ पर? बंबई में। और कहाँ पर? बंबई में ग्वालियर टैंक था। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक था दोस्तों, ग्वालियर टैंक। और उस ग्वालियर टैंक का में क्या था? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। और उसे संस्कृत विद्यालय में क्या हुआ था? पहली बैठक हुई, इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। कितना? 72 लोगों ने भाग लिया था। 52 लोगों ने भाग नहीं लिया था उदेशी, 72 लोगों ने भाग लिया था। विकल्प आपका सी हो जाएगा ना, 72। मैंने इसको आराम से लिखाया भी है शिवेंद्र जी, बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल सही है। यहाँ पर 82 नहीं हो जाएगा, 72 लोगों ने भाग लिया था पहले वाले में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है इसके बारे में देखते हैं। सवाल आपका थर्ड दिया है, क्या दिया है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब बिल्कुल राइट यहाँ पर है। अभी जस्ट बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या वो कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में, मुंबई में या पुणे में? तो आप कहेंगे सर पहला वाला जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में पहला हुआ था, याद रखिएगा। और जो दूसरा होता है वो कलकत्ता में होता है। दूसरा वाला कहाँ पर होता है? 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है जरा देखिए। यहाँ पर बहुत सुंदर सवाल है, सवाल को हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या है। सवाल आपके सामने चला, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। बहुत सुंदर सवाल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताएं क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया मैंने कहा था ना कि कौन हो जाएगा अध्यक्ष, इसके बारे में बताइए, फटाफट बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन होगा? आप फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया है। तो भैया दादा भाई नौरोजी जो थे वो वास्तव में दूसरे अध्यक्ष थे। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष ये थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? आप बोलेंगे सर डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम कई बार व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। कभी कभी व्योमकेश भी नाम मिलता है। क्या? व्योमकेश चंद्र बनर्जी भी मिलता है। इसको भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ए.ओ. ह्यूम तो केवल और केवल
सचिव होता है वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था। एक बार याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक का मतलब होता है कि सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, आपके दादा भाई नौरोजी थे। मतलब सर्वाधिक 3 बार के आसपास जो है ना दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और आगे बढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, क्या बोलता है इसको जरा देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये सवाल तो बहुत सिंपल सा सवाल है। एक बार जरा सा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज काफी विद्यार्थी बाद में आए, नहीं कारण विद्यार्थी यहाँ पर नहीं भी आए होंगे। तो चलिए बताइए क्या हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? अब अभी जस्ट इस पर चर्चा हुई है भैया कि वास्तव में महासचिव कौन था 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम था। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी आपके दूसरे अध्यक्ष थे, याद रखिएगा दूसरे अध्यक्ष थे। और फिरोज शाह मेहता भी अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम आपका भारत के सचिव थे, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। अब यहाँ पर दिया है आगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड एलनबरो? तो आप बताएं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और दे देता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर ई देता हूं आपके लिए, ई भी देता हूं यहाँ पर। क्या? लॉर्ड डफरिन। क्या? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, डफरिन भी यहाँ पर दिया, लॉर्ड डफरिन, ये ऑप्शन नंबर आपका ई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन हो गए। कौन कौन दिया है? लॉर्ड लिनलिथगो होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा, या फिर लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड डफरिन। तो बोला जा रहा है कि भाई कौन सा अध्यक्ष था? ये 5 हमने विकल्प आपको दे दिया है, बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। एक बार देखिए भैया, ये जो है ना ये वास्तव में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वास्तव में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। वेलेस्ली का याद रखिएगा, इसे बंगाल का शेर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बंगाल का शेर बोलते हैं इसके वेलेस्ली को। और याद रखिएगा इसी ने सहायक संधि को इसका ये जो है इसका नाम भारत में सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा चलाई गई सहायक संधि को वास्तव में किसने स्वीकार किया था पहली बार? आप कहेंगे पहली बार स्वीकार किया था किसने? जो है निजाम ने, हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद जो है ना पहला स्टेट होता है जो वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करता है। हालांकि सहायक संधि को शुरू करने का जो है दायित्व है, शुरू करने का जो नाम आता है वो वास्तव में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। किसको जाता है? फ्रांसीसी गवर्नर, ये फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था ना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ये जो है ना इसे सहायक संधि का जनक बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले सहायक संधि इसी ने लागू किया था। और इसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन था? वो अवध था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य पहला कौन था? अवध था। लेकिन ये डुप्ले की सहायक संधि को स्वीकार किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि का विस्तार किया तो उसकी सहायक संधि को हैदराबाद ने स्वीकार किया। लॉर्ड एलनबरो के बारे में याद रखिएगा, एलनबरो के बारे में इसने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। कब किया था? दास प्रथा का अंत किया था, दास प्रथा का अंत किया था। और वास्तव में लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जानते हैं, ये 1947 में होता है जब भारत को आजाद कराया जाता है, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड डफरिन जो है ये वास्तव में 1885 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय था। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई आपका यहाँ पर राइट है, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा ना, माउंटबेटन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और उस समय लॉर्ड डफरिन ही होता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, आप यहाँ पर आगे बढ़े और सवाल को जरा बताएं, फटाफट आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपका दिया है, 8वां सवाल यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से, ये क्वेश्चन 17 नहीं है, ये गलत दिया है। 8वां, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िएगा, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में अल्पसंख्यक वर्गों का समूह है और ऐसा कहकर उपहास उड़ाया था? तो मैंने तो भैया आपको बताया था कि कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प होगा आपका लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला था? कांग्रेस को अल्पसंख्यक, क्या बोला था? कल कांग्रेस को अल्पसंख्यक का क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों का समूह बोलता है, समूह बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का संबंध याद रखिएगा बंगाल विभाजन से है ना, बंगाल विभाजन से इसका संबंध होता है।
और बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर 1905 को किया था, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो के बारे में मालूम है, ये 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम से इसका संबंध है, और इसने ही भारत में संप्रदाय के आधार पर, किसके आधार पर? संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था। और मुसलमानों के लिए उसने क्या किया था? मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक सीटों की स्थापना किया था। तो फिलहाल विकल्प आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट जरूरी है भाई, कमेंट करते रहिए फटाफट आप लोग, है ना। चलिए फटाफट कमेंट तो आपका आना चाहिए यहाँ पर। गुड, यहाँ पर है ना, बहुत सुंदर, बेहतरीन, डिफरेंट, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। सवाल यहाँ पर है क्या? सवाल यहाँ पर दिया है 9 की लॉर्ड डफरिन के वायसराय कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना बताइए। आप जरा देखिए, आप बताइए लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर प्रथम जनगणना की शुरुआत। बताएं क्या हो जाएगा। तो बहुत सही तरीके से आपको बताना है क्या हो जाएगा, सुंदर तरीके से बताना है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वास्तव में लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में 1885 की बात करें ना, 1885 की। अब यहाँ पर देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो होती है वो लगभग 1897 के आसपास होती है। क्या? 1897 के आसपास में होती है, ठीक है। और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में होती है, अल्मोड़ा में होती है, यानी मायावती के पास होती है। तो यहाँ पर अल्मोड़ा का मतलब होता है कलकत्ता, कलकत्ता के अल्मोड़ा में होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1897 के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पर जो ढाका में मुस्लिम लीग है वो 1906 में इसकी स्थापना होती है। और किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, याद रखिएगा। और इसके सहयोगी कौन था? आगा खां था। कौन? आगा खां था, इसको भी आप याद रखिएगा। और प्रथम जनगणना की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो मेयो के काल में होती है। मेयो के काल में 1872 क्या 1772 के आसपास, क्या 1772 के आसपास होती है, नहीं 1872 के आसपास होती है, 1872 में, ठीक है, 1872 के आसपास, लेकिन 72 के आसपास, 72। लेकिन वास्तव में बाद में जो है ना 81 में बाद में 81 में 1881 के आसपास जो है ना ये नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। तो इसके समय में लॉर्ड रिपन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में अस्थायी जनगणना की शुरुआत नियमित रूप से होती है, लेकिन जनगणना की शुरुआत पहली बार होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका क्या हो जाएगा? मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, विकल्प नंबर सी होगा, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके समय में होती है, ठीक। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है उसके बारे में जरा सा देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज संख्या आपकी बहुत कम है और गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि टाइम यहाँ पर काफी पहले चला गया था। अब यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। अब आप बताएं, यहाँ पर बहुत सुंदर से सवाल दिया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। 1885 की बात हो रही है क्या? 1885 में कौन शामिल नहीं था, इसको आपको बताना है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा भैया। बहुत सुंदर सा सवाल है, कौन है जो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं था, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर सवाल है, इसके बारे में आपको बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है क्या हो जाएगा। सुंदर सवाल है, इसको आपको बताना है। चलिए, हाँ पंकज चौहान जी स्वागत है, वेलकम पंकज जी आपका। चलिए भैया बताएं क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल है, क्या हो गया यहाँ पर बताएं, कौन है जो शामिल नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, बहुत सुंदर सवाल है ना, बढ़िया सवाल है। कौन है जो शामिल नहीं हुआ था, इसको आपको बताना है। चलिए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा भैया। चलिए, सी आपने कहा सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा एक बार जरा देखिए, बहुत सुंदर सवाल है यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रानाडे की बात आप करें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन, स्थापना अधिवेशन का मतलब क्या होता है, 1885 की बात कर रहा है, याद रखिएगा। यानी जो बंबई में अधिवेशन हुआ था उसकी बात हो रहा था। और मैंने बहुत साफ शब्दों में आपको लिखा था क्या, कि वास्तव में इसमें दादा भाई नौरोजी तो थे ही, और इसकी अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। क्या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, आपको ये भी पता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या था कि जस्टिस रानाडे भी शामिल थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, और यहाँ पर कौन नहीं था, तो आप कहेंगे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे। और मैंने स्पष्ट आपसे कहा था कि वास्तव में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है
क्यों नहीं शामिल हुए थे? तो वास्तव में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, चूंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दो लोग थे, कौन, एक तो आपके एस.एन. बनर्जी, एक आपके एस.एन. बनर्जी साहब थे, और एक थे कौन, आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये दो लोग जो है ना, इन्होंने मिलकर क्या किया था, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्या? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, एसोसिएशन की स्थापना किया था। और वास्तव में जिस समय भारत में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय वास्तव में इंडियन जो आपका इनका था ना, उनका इंडियन जो है इंडियन एसोसिएशन का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ पर? कलकत्ता में हो रहा था। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनाए गए थे। तो इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन हाँ, बाद में 1886 में, क्या 1886 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में न केवल सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल होते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन का विलय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया था। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपको स्पष्ट नोट करके लिखवाया था, अगर आपने जो है लिखा हो तो आपको मैंने स्पष्ट लिखवाया था इस चीज के बारे में। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने चल रहा है, क्या है जरा देखिए। कह रहा है यहाँ पर क्या बोलता है, कह रहा है कि बहुत बढ़िया तो अभी यहाँ पर विनोद जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? तो बताया फटाफट क्या हो जाएगा भैया। यहाँ पर सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल को बिल्कुल, इस सवाल के बारे में आपको बताना है क्या हो जाएगा, ABCD में क्या हो जाएगा। तो भैया मेरे बहुत साफ सवाल है यहाँ पर दिया है, क्या कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात है, तो ये अधिवेशन होता है 1886 में, और कहाँ पर होता है? ये होता है कलकत्ता में। कहाँ पर होता है भैया? कलकत्ता में होता है। और मैंने आपको कई बार स्पष्ट रूप से कहा था कि वास्तव में इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी जो है, स्वदेशी चतुर्मुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया। क्या क्या स्वदेशी का था? स्वदेशी के बाद बहिष्कार था। क्या था? बहिष्कार था, नहीं बहिष्कार नहीं, सॉरी, ये मैं थोड़ी गलत बता गया, ये इसमें नहीं था, बल्कि किसमें था? 1906 वाले में। तो ये नहीं था, यहाँ पर क्या है, कलकत्ता 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कौन थे भैया? आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का बोलते हैं। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया। ये आप यहाँ ध्यान रखिए, विकल्प आपका सी क्या हो जाएगा, बहुत राइट हो जाएगा। और एक बात और भी आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिनको ब्रिटिश संसद के लिए, क्या, जिनको ब्रिटिश संसद के लिए क्या किया गया था? निर्वाचित किया गया था। क्या? निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना, लॉर्ड सभा थी, लॉर्ड सभा के मेंबर अब चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी बनते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी स्वागत है आपका, वेलकम। आगे बढ़े, बहुत सुंदर सा सवाल है और आप बताने का प्रयास करिए क्या हो जाएगा। तो चलिए आगे आपके लिए सवाल यहाँ पर क्या बोला, देखिए, कहता है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, M.A. अंसारी थे, रफी अहमद किदवई या फिर बदरुद्दीन तैयब? क्या होते हैं कि भाई फटाफट आप बताइए, थोड़ा लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया, ABCD। एक बार सभी लोग इसको शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, लाइक करने वाले लाइक करके ही रहेगा। तो बताएं फटाफट, क्योंकि लगभग 34, 35, 37 सवाल के आसपास आज भी है, लेकिन फटाफट करना है इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत अच्छे प्रकार से पता है कि वास्तव में 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है भाई? मद्रास में होता है। कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी किया था। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ये आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। चलिए, और अबुल कलाम आजाद के बारे में याद रखिएगा, ये वास्तव में रामगढ़ अधिवेशन, पहली बार रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और याद रखिएगा ये हिंदुस्तान के सबसे युवा, यानी ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा भैया, ये वास्तव में 1940 से लेकर 1945 तक, क्या 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय भी होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, डी आपका राइट है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। क्या करना है भैया? निम्नलिखित कथनों में विचार ये करना है कि जरा सा इसको मैं छोटा कर दूं, क्योंकि यहाँ पर कूट में दिया है, ठीक है, तो इसका कूट का उत्तर आपको देना है। क्या दिया है जरा देखिएगा, सवाल यहाँ पर ये दिया है, छोटा कर दिया। सवाल यहाँ पर ये दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी,
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आपको बताना है कि रियल में विकल्प कौन सा सही होगा, यहाँ पर ए होगा, बी होगा, या फिर डी सी होगा, या फिर डी होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना दो। कौन हो जाएगा यहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन कथनों में से कितने कथन सही है आपको बताना है, ए बी सी डी। बहुत सुंदर सवाल है। तो मुकेश जी बोल रहे हैं सर सी हो जाएगा, यहाँ पर 13 का जो है सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। भैया मेरे एक बात बहुत क्लियर आप जानिएगा, क्वेश्चन फिर से बढ़िए क्या बोला है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षा महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा 1917 में कहां पर हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था भैया? कौन? आप कहेंगे सर एनी बेसेंट। कौन की थी? एनी बेसेंट। तो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा जो होती है महिला, वो होती है एनी बेसेंट होती हैं और उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर बात करें तो ये वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। कौन? प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने वास्तव में कब किया था? तो आप कहेंगे सर 1925 के 1925 के कहां पर? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो यहाँ पर फिलहाल ये सेंटेंस आपका ये पहला कथन गलत हो गया, लेकिन दूसरा कथन सही है क्योंकि बदरुद्दीन तैयबजी जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो केवल और केवल दूसरा नंबर का सही है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी हो जाएगा। क्या विकल्प आपका बी हो जाएगा? शुभ संध्या गीता जी, स्वागत है आपका। विकल्प बिल्कुल शिवन जी 13 का बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है इसको जरा हम लोग देखेंगे। बहुत सुंदर सवाल 14 आपके सामने जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये सवाल भी बहुत शानदार है और क्वेश्चन अक्सर जितने भी क्वेश्चन याद रखिए सारे के सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम था, जॉर्ज यूले था, अल्फ्रेड बेब या फिर एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? सवाल बहुत सुंदर है, बताएं क्या होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। शिवम जी वेरी गुड इवनिंग। शिवम जी अभी इंग्लिश की क्लास 1-2 दिन से नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। डोंट वरी, 1-2 दिन का टाइम और दीजिए, उसके बाद फिर से आपका जो है शेड्यूल हो जाएगा और वही 8 बजे ही इंग्लिश की क्लास चलेगी 8 PM पर। यानी 8 बजे जो टाइम होता है ना 8 PM पर इंग्लिश की, वही टाइमिंग रहेगी और 9 PM पर जो है वो वास्तव में जीएस की क्लास होगी। हिस्ट्री क्लास अभी फिलहाल चल रही है, तो 2 दिन से अभी स्टार्ट किया हमने। तो अभी आप बताएं क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब या फिर एनी बेसेंट। तो भैया मेरे आपको अच्छे प्रकार से पता है नहीं? हाँ, इंग्लिश की क्लास नहीं बंद नहीं हुई शिवम जी, मैंने आपको बताया इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी लेकिन बहुत जल्दी, कल या परसों से, मतलब हो सकता है मंडे से, मंडे जो आपका आने वाला मंडे है ना, उस दिन से जो है इंग्लिश की क्लास भी मैं लूंगा। और क्लास कब से होगी? 8 PM 8 बजे से होगी। तो 8 बजे इंग्लिश की क्लास हो जाएगी और 9 बजे आपका किसकी हो जाएगी? जीएस की क्लास हो जाएगी। तो वो आपकी क्लास आपको प्रॉपर मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था भैया? आप कहेंगे सर 1888। देखिएगा 1888 में एक अधिवेशन होता है, कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में। और इस 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। किसने? जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले वास्तव में कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला यूरोपीय अध्यक्ष था, याद रखिएगा। और याद रखिए तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी हो जाएगा, बी आपका राइट है। दूसरे की अगर बात पूछे कि दूसरा जो है यूरोपीय कौन था, तो वो हो जाएगा विलियम विडरबर्न। कौन हो जाएगा? विलियम विडरबर्न। विलियम विडरबर्न ये दूसरा जो है यूरोपीय अध्यक्ष है और पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। तो विकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। आगे बढ़े, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखें क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर, अब आपके सामने यहाँ पर चल रहा है। चलिए, सवाल यहाँ पर कहता है क्या? सवाल कह रहा है यहाँ पर कि बहुत सुंदर सवाल, देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? अब आप बताएं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध ही नहीं था? यहाँ पर फिरोज शाह मेहता था, हकीम अजमल खान था, खान अब्दुल गफ्फार खान था या फिर सर सैयद अहमद था। कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी शामिल नहीं था? बताएं फटाफट भैया क्या हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल है। चले तो यहाँ पर हाँ, शालिनी पटेल जी वेरी गुड इवनिंग। बताएं क्या हो जाएगा फटाफट? ABCD में क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। देखिए निम्नलिखित में से अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबद्ध नहीं था, तो यहाँ पर देखो फिरोज शाह मेहता तो बिल्कुल अध्यक्ष था, खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो आपके हैं ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, हकीम अजमल खान भी जो है
एक हकीम अजमल खान जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष है। ये भी याद रखिएगा, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष जो बनते हैं कौन बनते हैं, हकीम अजमल खान बनते हैं, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। और सर सैयद अहमद खान जो है भैया मेरे, ये वास्तव में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं थे, बल्कि ये वास्तव में क्या होते हैं, ये वास्तव में कांग्रेस से नफरत करते थे, कांग्रेस के अपोजिट विरोध करते थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 किताब लिखी थी। क्या, एक तो राजभक्त मुसलमान लिखा है, क्या राजभक्त मुसलमान लिखा है, और दूसरी किताब इनकी नाम क्या थी, ये थी द इंडियन मुसलमान। क्या, द इंडियन मुसलमान, ये दो इंडियन मुसलमान। तो ये 2 बातें कहते हैं, एक बात इन्होंने क्या बोला, एक बात इन्होंने कहा, ये वास्तव में पहले कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है ना एक बहू की 2 आंखें हैं। क्या बोलते हैं, हिंदू और मुसलमान ये वास्तव में एक नई बहू की 2 आंखें हैं। लेकिन बाद में फिर ये कहते हैं, द राजभक्त मुसलमान में कहते हैं क्या, द इंडियन मुसलमान में कहते हैं क्या है, कि वास्तव में हिंदू और मुसलमान न केवल 2 अलग अलग, किसी नदी के न केवल 2 अलग अलग तट हैं, बल्कि वो 2 अलग अलग जाति और धर्म भी हैं। तो कहने का मतलब सर सैयद अहमद खान कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। और याद रखिएगा ये जो है ना अलीगढ़ में ये जो है ना अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला यही सर सैयद अहमद खान था। ये पेशे से इंजीनियर था। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सारे सहमत हैं। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट आपका चल रहा है, क्या बोलते हैं जरा देखें। सवाल कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। अब ये बहुत सुंदर सवाल है, बताएं क्या हो जाएगा भैया, बहुत सुंदर बहुत शानदार सवाल है, क्या हो जाएगा, है ना, क्या बहुत बढ़िया, क्या होगा बताएं आप। यहाँ पर सवाल बहुत शानदार है, कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई कौन हो जाएगा, कौन ऐसा है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, बताएं भैया। कम से कम इसको आज 20-22 तक तो ले जाइए ना, कल तो 20-25 था लेकिन आज थोड़ा डिले हुआ, तो काफी विद्यार्थी इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन अब जुड़ रहे हैं। तो सभी से एक बार निवेदन है, प्लीज एक बार लाइक करके शेयर कर दें इसको, ताकि और भी लोग यहाँ पर जुड़ जाए, संख्या बढ़नी चाहिए, है ना। बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सुंदर सवाल है, क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा, बताएं भैया क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर बहुत सुंदर डी आपने कहा, बाल गंगाधर तिलक, बहुत गजब, बहुत सुंदर उत्तर है। देखिए वास्तव में बाल गंगाधर तिलक जो है ना, बाल गंगाधर तिलक को अगर देखा जाए ना, तो ये जो आपके एनी बेसेंट साहब मिलते हैं, एनी बेसेंट, आगे चल करके देखेंगे बाल गंगाधर तिलक क्या होता है, कि जिस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को भैया क्या करना होता है, जिस वर्ष आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि जब इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाना था, उसी वर्ष इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर आप याद है कि एक जो है अंग्रेज इतिहासकार है, उसका नाम क्या था, वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था, वेलेंटाइन सिरोल नाम था उसका, क्या, वेलेंटाइन सिरोल नाम था, सिरोल। और उसकी किताब का नाम क्या था, उसकी किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या था, द इंडियन अनरेस्ट, उसकी किताब का नाम क्या था, द इंडियन अनरेस्ट। आप एक बार जरा देखिएगा कि ये जो वेलेंटाइन सिरोल है, इसने अपने किताब द इंडियन अनरेस्ट में 2 लोगों को क्या किया था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या क्या बोलता, भारतीय अशांति का जनक, 2 लोगों को भारतीय अशांति का जनक कहता है। और वो 2 लोग कौन थे, तो आप कहेंगे एक तो आपका यहाँ पर कौन है, एक तो आपके तिलक साहब हैं, एक तो तिलक को बोला था और दूसरा वास्तव में किसको बोला था, तो कहेंगे दयानंद सरस्वती को। क्या, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, क्या, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, आर्य समाज, उस आर्य समाज को भी इसने क्या बोला था, भारतीय अशांति का जनक बोला था। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक इसके ऊपर मानहानि करने के लिए लंदन चले गए थे, इसलिए वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और एक बात और ध्यान रखेगा कि बाल गंगाधर तिलक ना अंतिम रूप से 1919 क्या 1919 अंतिम रूप से 1919 के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में, क्या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए थे। क्योंकि उसके बाद 1920 में क्या होता है, 1920 में 1920 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक भागीदार हुए थे, शामिल हुए थे, वो कौन था, वो 1919 का अधिवेशन था। तो यहाँ पर याद रखिए सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा, है ना, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें और बताएं। 17 नंबर का सवाल चल रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। अब आप बताएं, अभी जस्ट इस पर बात हुई थी, कौन सा ऐसा अधिवेशन है राहुल जी जिसमें पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना था। 4 दिया है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916। तो भैया मेरे आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 है, उसमें पहली बार क्या हुआ था, पहली बार एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था, वास्तव में अध्यक्ष बनाया गया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 को कहां पर हुआ था, आप कहेंगे सर ये वास्तव में इसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। कौन था,
अंबिका चरण चरण मजूमदार था। और इस अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था, वास्तव में इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल, क्या नरम दल और गरम दल एक दूसरे के बीच में पास आते हैं, क्या नजदीक आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा भैया, विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गया अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने किया था, सी आर दास ने। किसने किया था, सी आर दास ने किया था। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका ए हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन है ना। बहुत सुंदर, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है उसको जरा देखें। सवाल बहुत शानदार है। यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए लाल बाल पाल के त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बताया फटाफट कि लाल बाल पाल का कौन सा व्यक्ति जो है त्रिगुट, कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, इसको फटाफट आप बताइए। ठीक है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बल्दी बताएं। संदीप जी बहुत बढ़िया, फटाफट बताएं। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि वास्तव में अगर देखें लाल बाल पाल के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल का मतलब यहाँ पर क्या है, लाला लाजपत राय है ना, लाजपत राय है। और लाला लाजपत राय यहाँ पर है ना, बिल्कुल लाला लाजपत राय है ना। अगर देखें आप तो पहले वाले में क्या दिया, लाला लाजपत राय है। और बाल गंगाधर तिलक कभी हुए नहीं है, बिपिन चंद्रपाल कभी नहीं बने, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय आपको बने थे। इसको अच्छी प्रकार से पता है आपको। ठीक है, यानी जो आपका मुंबई अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन मुंबई में, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। तो आपका ऑप्शन जो है ये आपका ए जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है इसको भी जरा एक बार देख लें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें क्या हो जाएगा। चले, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है इसको जरा देखें। अरे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखो, अभी जस्ट मैंने बात किया था कि भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। कौन, एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। और एक कब होती है, 1925 को जो कानपुर में अधिवेशन होता है, उस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है कौन, ये। और आपको ये भी पता है कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन होता है, क्या बेलगांव अधिवेशन होता है। और इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, आप कहेंगे सर महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। और वो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 20 आपके सामने चला है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, 20 आपके सामने है। बताएं, अब इसके बाद लगभग 17 सवाल आपके सामने है। अब आप इसका जरा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। अब बताएं, देखिए सवाल आपके सामने चल रहा है, चारों सवाल है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बहुत शानदार सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, ये आपका स्टेटमेंट भी पूछता है, क्या हो जाएगा, किस अधिवेशन में दिया था। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है भैया कि वास्तव में जब तिलक क्या होता है, जब तिलक मांडलिक जेल से छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो कांग्रेस के संपर्क में आते हैं। और जो है आपका ये जो तिलक होते हैं ना, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या होता है, वास्तव में लखनऊ अधिवेशन, कहाँ पर भैया, लखनऊ अधिवेशन जो कहाँ होता है, जो कब होता है, जो होता है आपका 1916 में। कहाँ होता है, 1916 में होता है। इस लखनऊ अधिवेशन में वास्तव में लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। और इसलिए लीग और कांग्रेस के इस अधिवेशन को हम एक बार लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इसी में नरम दल और गरम दल एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर, आगे बढ़े, बहुत सुंदर सवाल है, आगे बढ़े। क्या हो जाएगा, सवाल आपके सामने चला है क्या, नेक्स्ट 21 है। 21 को जरा देखिए क्या यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस, वास्तव में बहुत सुंदर सवाल है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब देखिए सवाल बहुत शानदार है, किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो अगर हम आपसे बोलें तो ये वास्तव में जो स्टेटमेंट दिया ना, ये स्टेटमेंट वास्तव में लाला लाजपत राय की है। किसकी है, लाला लाजपत राय की है, लाजपत राय। अगर ऐसे विद्यार्थी जो इसको ना नोट किए हों तो पहली बार कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और लाला लाजपत जब आप करेंगे, चलिए
हाँ बिल्कुल मुकेश जी। तो यहाँ पर क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि वास्तव में लाला लाजपत राय ने वास्तव में स्टेटमेंट दिया था, और लाला लाजपत राय ने सिर्फ यही नहीं कहा था, बल्कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। किसके रूप में हुई है? सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। ये भी स्टेटमेंट आपका लाला लाजपत राय का है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी। डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला है? कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का समूह बोला है। क्या? अल्पसंख्यकों का समूह बोला है। क्या? समूह बोला है, याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत में रहते हुए क्या उसने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा है। क्या बोला है? देशद्रोही संगठन कहते हुए कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक मरने में सहायता कर सकूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। क्या बोला? कि मैं भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के मरने में सहायता कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, है ना, डी। आप याद रखिएगा इसको। आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सवाल की तरफ देखें क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल 22 यहाँ पर दिया है। क्या है देखें, कह रहा है यहाँ पर 22 में कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, जहां पर भी सुरक्षा वाल्व है 3 नाम नेताओं का नाम याद रखिएगा। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो भैया 3 लोगों ने दिया है। कौन कौन दिया सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत? याद रखिएगा। तो नंबर 1, पहली बात तो नाम यहाँ पर किसका आता है? लाला लाजपत राय का। पहले तो लाला लाजपत राय का नाम आएगा। किसका? लाजपत राय का नाम आएगा। दूसरा नाम आता है विलियम विडरवर्न का। किसका नाम आएगा? विलियम विडरवर्न का नाम भी आता है। विलियम विडरवर्न का नाम आता है, याद रखिए, ठीक है। और तीसरा नाम आता है किसका? रजनी पामदत्त का। किसका नाम किसका आएगा? रजनी पामदत्त का नाम भी आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल रजनी पामदत्त कम पूछा जाता है, लेकिन लाला लाजपत राय और विलियम विडरवर्न जरूर पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा भैया? विकल्प आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और ये विलियम विडरबर्न है ना, इसके बारे में याद रखिए भैया, ये ह्यूम का जीवनीकार भी है। क्या? ह्यूम का जीवनीकार। ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? तो ह्यूम की जीवनी लिखने वाला कौन था भैया? लॉर्ड विलियम, मतलब विलियम विडरबर्न था, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जरा देखिए क्या हो जाएगा। बहुत सही सवाल दिया है। क्या हो जाएगा देखें, ABCD में क्या हो जाएगा। 23 कह रहा है क्या कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है। अब अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था क्या कि 2 वक्तव्य दिया था। क्या? एक तो कांग्रेस को देश विरोधी या देशद्रोही संगठन करता है। क्या बोलता है? कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहता है ना। और दूसरा कहता है क्या? दूसरा यही कहता है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरे दिल की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक मरने में क्या कर सकूं? सहायता कर सकूं। और ये भी बोलता है कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं। क्या बोलता है? मैं कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो ये सारी बात आपकी है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, जरा देखें। सवाल आपके सामने चला भी है क्या? देखिए सवाल आपका दिया 24 क्या बोलता है यहाँ पर कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब ये भी सवाल बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने ये चीज लिखाना बंद कर दिया था, ये शायद लिखाना भूल गया था TGT वाली क्लास में, लेकिन याद रखिएगा GS वाली क्लास में। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट आपका है ये वास्तव में महात्मा गांधी का है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे, क्या जानते थे? महात्मा गांधी को मालूम था कि भाई ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसका उद्देश्य क्या है, उनको अच्छी प्रकार से पता है। और शायद इसलिए जब भारत आजाद होता है तो कहते हैं कि भाई अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब भारत आजाद हो जाएगा तो आजाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन को समाप्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कोई संस्था भारत में नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन किसका है? आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का है। इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सवाल क्या है इसके बारे में जरा बात करें। बहुत सुंदर सवाल है। क्या है जरा देखें सवाल यहाँ पर क्या बोलता है। देखें भैया, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल यहाँ पर 25 दिया है। क्या बोलता है भैया? यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में, बहुत सुंदर सवाल, बहुत शानदार सवाल है। क्या? कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, ठीक है। एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल था अधिवेशन स्थल का नाम बताइए। वो कौन सा स्थल है जहां पर एक गवर्नर जनरल भाग लिया था? अब एक ध्यान रखिए भैया, ठीक है। ये जो आपका
स्टेटमेंट दिया है, ये कथन भी शायद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया था। वास्तव में वह अधिवेशन जिसमें किसी कांग्रेस के गवर्नर जनरल ने भाग लिया था वो स्थान है 1915 में, क्या 1915 में दिया हुआ, 1915 में। और वो किसने दिया था, वो दिया था वास्तव में कौन, विलिंगटन ने। कौन भैया, विलिंगटन ने था, विलिंगटन था, ठीक है। अब एक बात बहुत क्लियर सुनिए कि 1915 में जब बंबई में अधिवेशन होता है, कहां पर, बंबई में अधिवेशन होता है, तो वास्तव में उस समय जो विलिंगटन होता है वो वास्तव में बंबई का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, वो गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि बंबई का गवर्नर था, अकेले बंबई का गवर्नर था। और वो उस जो है अधिवेशन में वो भाग लेता है। और आगे चल करके आपको अच्छे प्रकार से पता है कि यही जो आपका लॉर्ड विलिंगटन होता है वो 1932 में क्या होता है, 1932 से 32 में क्या करता है, 32 में वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। क्या, भारत का गवर्नर जनरल बनता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और जब आपको याद होगा कि जब वास्तव में क्या होता है, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, कहां पर, दूसरा नहीं, हाँ दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तो उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग भी लेता है। और अंत में क्या होता है कि 1932 में, 1932 में यही लॉर्ड विलिंगटन ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। क्या लगा दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया था। कौन, यही लॉर्ड विलिंगटन ने लगाया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, सारे के सारे सवाल बहुत शानदार है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल क्या बोलता है उसको जरा देखेंगे। सवाल यहाँ पर आगे वाला है, क्या क्वेश्चन नंबर दिया है 26, और बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, बस 10-15 मिनट की बात और है। क्या बोलते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। आप देखिए एक बार जरा समझिएगा, ये जो है ना विजय राघव चेरियार, या कभी कभी विजय राघव पेरियार भी पूछ लेता है, ठीक है। ये जो विजय राघव पेरियार का मतलब विजय राघवाचारी की बात करता है। क्या, ये जो विजय राघव चेरियार ना, इनको पूरा नाम क्या है, इनको हम ऐसे भी बोलते हैं, क्या, विजय राघवाचारी। क्या, विजय राघवाचारी, इनका नाम ये भी विजय राघवाचारी है। अब वास्तव में आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जब क्या होता है, जब वास्तव में भारत जब असहयोग आंदोलन, क्या, जब असहयोग आंदोलन को चलाना होता है, तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए क्या होता है, नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया जाता है। और वो अधिवेशन होता है कहाँ पर, 1920 में, 1920 में होता है। और वास्तव में उसी ये विशेष अधिवेशन होता है नागपुर में। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, वो किया था सी विजय राघवाचारी। कौन, सी विजय राघवाचारी ने किया था। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ आराधना जी प्रणाम, स्वागत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1920 का नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में जरा सा देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। क्या है जरा देखिए, 27 नंबर का सवाल यहाँ पर दिया है, क्या, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। अब देखिए भैया ये भी बहुत क्लियर है, अभी जस्ट हमने बात क्या किया था, हमने बात किया था क्या 1920 का नागपुर अधिवेशन, क्या 1920 का नागपुर अधिवेशन। और 1920 के इसी नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि पहली बार जो कांग्रेस होती है, क्या, जो पहली बार कांग्रेस होती है वो क्या करती है, वो वास्तव में क्या करती है भैया, वो वास्तव में जो है देसी रियासतों के प्रति क्या, देसी रियासतों के प्रति क्या करती है, अपनी नीति घोषित करती है। और उन्हें भी स्वतंत्रता के बाद उनके लिए भी कहती है कि जो देसी रियासतें हैं, खुद कहती है कि जो देसी रियासतें हैं वो भी क्या करें, वो भी वास्तव में हिंदुस्तान के आंदोलन में साथ दें, ताकि हम उनके भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनको भी औपनिवेशिक रूप से स्वतंत्रता दिया जाए। ये कौन कहता है, ये वास्तव में इसी नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया अधिवेशन नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है भैया, देखें सवाल आपके सामने दिया है, नेक्स्ट क्या है, देखें सवाल दिया है 1922 में, हाँ 1922 में गया, हाँ 1922 के गया अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर सवाल बहुत शानदार है, इसके बारे में बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या हो जाएगा इसके बारे में आपको बताना है। चलिए सुंदर सवाल, शानदार सवाल, बस आपको बताना है क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए है ना, बहुत शानदार सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बताना है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए क्या हो जाएगा भैया बताएं, सुंदर सवाल है। हाँ 28 आपका दिया है, 28 क्या हो जाएगा, चलिए बहुत सुंदर, 28 बारे में बताए भी क्या हो जाएगा, 28 आपके सामने क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताएं। सवाल बहुत शानदार है, इसके बारे में बताना है, सवाल बहुत सुंदर है। चलिए
फटाफट आप बताएं क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा, क्या होगा इसके बारे में बताना है। चलिए, तो अगर देखें यहाँ पर बिल्कुल राइट है भैया प्रगति जी, चितरंजन दास, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। आपको अच्छे प्रकार से पता है कि 1920 का जो गया अधिवेशन है वो कौन था, उसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था, वो चितरंजन दास को बनाया गया था। और वास्तव में जब 1920 के गया अधिवेशन में इन्होंने वास्तव में क्या किया था, इन्होंने वास्तव में स्वराज्यों के लिए क्या, इन्होंने स्वराज्यों के लिए जो है चुनाव के लिए संविधान, चुनाव लड़ने के अधिकार की मांग किया था। तो अपने प्रस्ताव को पारित न होने के कारण क्या किया था, इन्होंने इस्तीफा, कांग्रेस से अलग हो गए थे और 1923 में यानी 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को क्या करते हैं, वास्तव में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। क्या, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और ये स्वराज पार्टी कहाँ पर गठित होती है, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में गठित होती है। और इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, वो होते हैं वास्तव में CR दास। कौन, CR दास होते हैं। और वास्तव में जो सचिव होता है, कौन, जो सचिव होता है वो कौन होता है, वो होता है मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चितरंजन दास। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है इसके बारे में जरा बताएं। सवाल दिया है आपका 29, फटाफट बताना है 29 क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो भैया मेरे आपके सामने दिया है गया में, बेलगांव में, अमृतसर में या फिर कानपुर में। तो स्पष्ट रूप से आपको पता है, स्पष्ट रूप से पता है यहाँ पर क्या कि वो आपका बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा 1924 में। क्या, 1924 में क्या हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, भैया महात्मा गांधी ने किया था। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आपका राइट है। क्या, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट आपको रिप्लाई करना है, फटाफट आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार आपके सवाल हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले इसके बाद आगे हम लोग सवाल के बारे में बात करते हैं। आगे जरा देखिए आगे क्या हो जाएगा। चलिए, अगर हम आगे की बात करें भैया आपसे, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या भैया, जरा देखें 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अब देखिए भैया ये बहुत सुंदर सवाल है, इसके बारे में आप बताएं कि क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा इसके बारे में बताएं। कौन था जिसमें समाजवाद के बारे में बात करते हैं भैया, समाजवाद के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर सवाल, फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो वास्तव में ये जो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के बारे में किया, जवाहरलाल नेहरू ने कई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आप कहेंगे सर लखनऊ अधिवेशन 1936 में होता है क्या, 1936 में होता है। और साथ साथ यहाँ पर एक अधिवेशन और होता है 1930 जो है 5 में फैजपुर अधिवेशन। क्या, फैजपुर अधिवेशन भी होता है। फैजपुर ये वास्तव में ग्रामीण अधिवेशन होता है। क्या, ग्रामीण अधिवेशन होता है। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन था, वो फैजपुर हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन किया था, नेहरू ने किया था। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी GL नेहरू ने किया था। कौन, GL नेहरू ने किया था। और लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता भी किसने किया था, नेहरू ने किया था। तो अब ये जो 1936 का लाहौर लखनऊ अधिवेशन था, इस लखनऊ अधिवेशन में पहली बार वास्तव में जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, समाजवाद के कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। विकल्प क्या होगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, बी आपका बिल्कुल सौम्या जी राइट हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, 1929 नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए आगे क्या है सवाल, देखिएगा सवाल आपका 31 है। 31 में क्या हो जाएगा, फटाफट बताना है। क्या बोला है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने किया था। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अब देखिए हरिपुरा कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पहली बार। आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस ने। क्या, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आपको ये भी पता है भैया कि सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार क्या किया था, पहली बार योजनागत नीति का विकास किया था। और उन्होंने इसी अधिवेशन में योजना समिति का गठन किया था। क्या, योजना समिति का गठन किया था। और इस समिति का अध्यक्ष कौन था, GL नेहरू था। क्या, GL नेहरू को योजना समिति का अध्यक्ष बनाए थे। तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि 1939 में 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन। क्या, त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ पर है भाई, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है।
और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने किया था? आप कहेंगे सर इसमें भी निर्वाचित हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है निर्वाचित हुए थे, लेकिन किसको हराया था? तो आप कहेंगे सर इसमें गांधी समर्थित प्रत्याशी थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने क्या किया था? इस अधिवेशन में हराया था। और जब वास्तव में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनका विरोध किया, कांग्रेस कार्यकारिणी इनका समर्थन नहीं की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वास्तव में जो है अध्यक्ष बनाया गया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? विकल्प हो जाएगा यहाँ पर क्या? सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। आप इसको जरा सा बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा? सवाल आपके सामने है, कौन ऐसा है जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो भैया मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले सबसे कम उम्र का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो अबुल कलाम आजाद साहब है। कौन? अबुल कलाम आजाद। और एक बात और मैंने कहा था कि वास्तव में ये लगातार 6 वर्ष तक, क्या लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक? आप कहेंगे 1940 में बने थे और 1945 तक रहे थे। अब 1940 जब बने थे तो ये रामगढ़ अधिवेशन था। कहाँ पर? रामगढ़ अधिवेशन था, वहां पर अध्यक्ष बने थे और 1945 तक ये अध्यक्षता किए थे। तो लगातार 6 वर्ष तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और अगर आप क्वेश्चन पूछे कभी आपसे कि आखिर कारण क्या था कि अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष रहे, तो आप कहेंगे कि सर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उस भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। और उस ऑपरेशन जीरो आवर को चलाकर क्या किया था? सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। और उसमें ये जो आपके अबुल कलाम आजाद साहब है ना, इनको भी बंद किया गया था। कहाँ पर बंद किया गया था? आप कहेंगे सर इनको पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद किया गया था। कहाँ पर? बांकुड़ा जेल में बंद कर दिया गया था। तो सारे नेता जो है बंद थे, इसी वजह से जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की चुनाव नहीं हुई। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी हो जाएगा ना। बी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, सवाल क्या बोलता है जरा देखें यहाँ पर। बहुत जल्दी 7 सवाल और बचे हुए, 6 सवाल, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए भारत कब स्वतंत्र होता है? 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को। और जिस समय भारत आजाद होता है, यानी जब भारत का विभाजन होता है, तो उस समय वास्तव में भारत की आजादी या भारत के विभाजन के समय जेबी कृपलानी, कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी क्या होते हैं? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, इसको जरा देखें। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। आगे बताएं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। 34 यहाँ पर कह रहा है कि जनगण मन, पहली बार जनगण मन जो है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में या फिर 1919 में। तो एक बात ध्यान रखिए भैया, यहाँ पर 2 डेट आपके सामने है। क्या? 1896 और ये जो है ना, ये डेट कलकत्ता अधिवेशन की ओर इशारा कर रही है। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन की ओर इशारा कर रही है। और ये जो आपका 1911, और दोनों ही अवसर पर 2 बड़े काम हुए। कौन? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वास्तव में भारत का राष्ट्रगीत, और राष्ट्रगीत क्या है? अब सर वो जो है वंदे मातरम है। क्या? वंदे मातरम। पहली बार वंदे मातरम को वास्तव में कब गाया गया था? 1896 के मद्रास जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और ये जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसमें पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जनगण मन, क्या? जनगण मन, जनगण मन पहली बार कांग्रेस से किसी मन से पहली बार गाया गया। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा। विकल्प आपका सी हो जाएगा भैया, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, सवाल आपके सामने चल रहा है। सवाल क्या होगा भैया? देखिए सवाल नंबर दिया 35 की ओर बढ़िया, और इसके बाद 2 सवाल और बचा है। क्या हो जाएगा? देखिए कह रहे कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार निर्धारित हुए थे? बहुत सुंदर सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया था, बहुत शानदार सवाल है। मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था? मैंने कहा था एक बहुत शानदार अधिवेशन है, और उस अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू को बनाया गया था। नेहरू ने वास्तव में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार को लिखा था, कि मूल अधिकार को निर्धारित किया था। तो वो मूल अधिकार कब स्वीकार किए गए थे? कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? आप कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। क्या? कराची अधिवेशन 1931 में, याद रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था भैया कि इसी कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? कि गांधी मर सकता है। क्या? गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद, किंतु गांधीवाद क्या रहेगा? किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, गांधीवाद
जिंदा रहेगा। और वास्तव में वो स्टेटमेंट क्यों देते हैं भैया, तो आपको मालूम है कि डेट क्या है, 23 मार्च 1931 को वास्तव में भसुरा को फांसी दी गई। किसको, भसुरा का मतलब हुआ क्या, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव इनको क्या होती है, इनको वास्तव में पहली बार फांसी दी जाती है ना। तो फांसी का जो है ना, फांसी का जिम्मेदार भारतीय जो नागरिक था ना, युवा, वो इन गांधी को मानता था। और यही कारण था कि गांधी जब कराची अधिवेशन में पहुंचे हैं तो गांधी को काले नारे, काले झंडे दिखाए जाते हैं, गांधी का विरोध होता है, गांधी के ऊपर उल्टा सीधा बोला गया है। तभी गांधी चुप होकर बोलते हैं कि तुम्हें मारना है तो तुम गांधी को मार डालो, लेकिन मत भूलना कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और जो है ये सारी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार वास्तव में पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया, पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार होती है लाहौर अधिवेशन 1929 में, किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा। लेकिन अगर बोला जाए कि पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किस अधिवेशन में किया गया, तो 1929 के जो है कराची अधिवेशन में, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट है, क्या हो जाएगा इसके बारे में जरा सा आपको बताना है। बहुत सुंदर सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया है 36, कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था। भैया बहुत शानदार सवाल है। और अभी जस्ट मैंने बात किया क्या, कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था भैया, आप कहेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और वास्तव में इसी अधिवेशन में पहली बार जो है आधी रात को रावी नदी, याद रखिएगा, रावी नदी के तट के किनारे जो है पहली बार नेहरू ने क्या किया था, तिरंगा झंडा को फहराया था। क्या, तिरंगा झंडा को फहराया था। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अगली प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा ना, बी आपका बिल्कुल राइट है। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने चल रहा है, क्या 37 है आई थिंक, हाँ 37 एक सवाल और है क्या। देखिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था कौन था, तो आप कहेंगे क्या, रामगढ़ हो जाएगा, फैजपुर हो जाएगा, बेलगांव हो गया, फिर काकीनाडा हो जाएगा। तो आपको भैया अच्छे प्रकार से पता है कि अगर बात करें कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था कौन था, आप कहेंगे भैया वो फैजपुर था। क्या, फैजपुर, हाँ फैजपुर अधिवेशन हुआ था। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित JL नेहरू ने किया था। क्या, JL नेहरू ने किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा ना, विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो